अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की लास्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम लास्ट पे करेंगे। वह आज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना ही सुहाने रू था। वह मुश्किल चढ़कर वो तवील कॉरिडोर तय करने लगा। शीशे के उस पार लेटे दुरेद को देखा जो आज भी खामोश था। उसे शदीद गुस्सा अचानक ही आया था और अपनी तकलीफ को एक साइड पर फेंक कर वो दंदनाता हुआ डॉक्टर के रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद पेशेंट समेत डॉक्टर के भी उसको देखकर रंग उड़े। बेतरतीब भूलिए सुर्ख चेहरे पर करख्तगी लिए वो डॉक्टर को घूर रहा था और अचानक ही आगे बढ़कर उसने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर दो तीन खींच खींच कर थप्पड़ मारे। बारी जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रहा था डॉक्टर के रूम में बालाज को देखकर उसकी जान पड़ा। साले और कितने दिन लगेंगे, बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, वो दहाड़ा। भाई, बारी ने उसका हाथ थामा जिसको वो झटक चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर घिघियाया। जानता था एसएचओ बालाज को खूब अच्छे से। मुझे सिर्फ वो डेट वो दिन बता जिस दिन मेरे डैड मुझसे बात करेंगे। उसको झंझोड़ते हुए वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार लग रहा था। देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, वो रिकवर कर जाएंगे, आप तसल्ली रखें, वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोला तो बालाज ने उसको दूर झटका। रोज़ की एक ही गर्दान उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया जबकि बारी भी उसके पीछे पीछे आया। बालाज की चाल में भी तकलीफ थी। कमर के जख्मों पर अब तक कोई मरहम नहीं लगाया गया था जिसके बायस कमर अकड़ कर रह गई थी। बालाज बारी का नोटिस लिए बगैर दुरेद बख्त के रूम में दाखिल हुआ। हे डैड, वो आज हकीकत में पागल हो रहा था। बख्त के पास जाकर चीखा, भाई क्या हो गया है आपको? बारी ने गुस्से से कहा और बदले में बख्त का हाथ घूमा और बदले में बालाज का हाथ घूमा और उसका मुंह बंद करवा गया था। मुझसे बात मत करना तुम, सख्ती से वार्न किया। बारी उसकी शक्ल देख कर रह गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, करने दो मुझे इनसे बात। चाहते क्या है? ये मर जाऊँ मैं? तड़प तड़प कर मर रहा हूँ और इनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है मेरी, वो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होता चिल्ला रहा था। शाह और आबिश भी उसका चीखना चिल्लाना सुनकर कमरे में आ गए। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? प्लीज़ उठें, प्लीज़। वो बख्त के सीने पर सर रख कर रो दिया था। दिली और जिस्मानी तकलीफ के साथ जहनी इस्तराब मिलकर बालाज को तबाह कर रहे थे। वो रोए जा रहा था जबकि आबिश और बारी समेत शाह की भी आंखें भीग गईं। उसने कभी इस लड़के को रोते नहीं देखा था और वो हार गया था, यह तो वाजिया हो रहा था। बख्त का हाथ थामे वो इसी तरह उसके सीने से लगा हुआ था। बालाज, शाह ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा और वो तड़प उठा। आह, जहाँ उसके लबों से सिसकी निकली वहीं बख्त की उंगली की हल्की सी जंबिश बारी और आबिश की नजरों से दूर न रह सकी। डैड, बारी एक पल में उस तक पहुंचा। बालाज समेत शाह ने भी उसकी उंगली की दूसरी जंबिश देखी। सबके चेहरे खिल उठे जबकि आबिश एक बार फिर रोने लगी थी। बारी फौरन डॉक्टर की जानब दौड़ा और एक लम्हे में वहाँ सब डॉक्टर्स जमा हो गए। जहाँ 1% भी उम्मीद नहीं थी वहाँ ये तब्दीली मिरेकल ही थी। डॉक्टर्स ने इन सबको बाहर निकाल कर ट्रीटमेंट शुरू किया जबकि बड़ी हवेली फ़ोन करके भी इतला दी जा चुकी थी। शहरी को समझ नहीं आ रहा था क्या कर दे। इतनी बड़ी खुशखबरी, वहाँ सब भी खुश थे जबकि बारी को कॉल मिलाई जा रही थी। आर्यान, हाशिर, हैदर ये खबर सुनते ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे और पीछे वो खवातीन इंतज़ार की सूली पर लटकी हुई थी। वक्त का काम था गुजरना, सो वो अपनी चाल चलता धीमा धीमा गुजरता गया। इस वक्त के गुजरने में बड़ी हवेली के चेहरे दुरेद बख्त की बड़ी हवेली पर आमद पर चहक रहे थे जबकि दुरेद बख्त इन सब की इतनी मोहब्बतों और चाहतों के दरमियान बैठा सिर्फ मुस्कुरा देता था। डॉक्टर के बकौल उसे जहनी रिफ्रेशमेंट की नीड थी जो बाला आज अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाकर पहले की तरह चहकता फिर रहा था। बल्कि वो हमा वक्त दुरेद के पास पाया जाता। उस समेत सब भी दुरेद के गिर्द रहते। आबिश भी अब तो तंग आ गई थी। उसकी वही रूटीन थी। तकरीबन डेढ़ माह गुजरने के बाद भी इस वक्त भी वो बारी, आर्यान सभी दुरेद के गिर्द जमा थे। डैड, मम्मा अब हमें निकालना चाह रही हैं, बालाज आबिश की तरफ देख कर बोला तो बख्त ने आबिश की तरफ अबरूज काकर देखा था जो मुस्कुरा रही थी। जब से दुरेद आया था तब से आबिश की मुस्कुराहट ने दोबारा उसके होंठों पर जगह बना ली थी। किसने भी नैना का जिक्र नहीं किया था मगर दुरेद बालाज से बात करना चाहता था। एक माह में वो अच्छा खासा संभल गया था। तो बेटा जी समझा करो, माँ बाप को प्राइवेसी दो, बख्त ने कहा तो बालाज जो सुकून से तकिए उसे टेक लगाए लेटा था एकदम उठकर बाप को देखने लगा और कई कह के उभरे और यूँ सब भी एक दूसरे को तंग करते रहे। काफ़ी देर से सभी एक दूसरे की टांग खींच रहे थे जबकि आबिश और दुरेद पुरसुकून इन चारों को देख रहे थे। डैड, मैं तो कहता हूँ आर्यान को भी बांध दे हम किसी के पल्लू से, ये दोबारा जाने का सोच रहा है, बारी ने कहा तो बख्त ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। नो भाई, मेरा कोई मूड नहीं है, आर्यान ने सर नफ़ी में हिलाया। क्यों, वहाँ कोई गोरी पिटा ली? बख्त ने उसे घूरा तो उसने मुंह बनाया। फुर्सत नहीं थी डैड, उसने नाक पर से मक्खी उड़ाई तो बालाज उसकी नकल उतार कर रह गया। दुरेद काफ़ी देर से बालाज को ही नोटिस कर रहा था।
क्या ख्याल है? मैं सोच रहा हूँ तुम तीनों को ही दुल्हा बना दूँ, उसने जानबूझकर कहा तो बालाज के चेहरे पर 1.5 माह पहले वाली सख्ती उद आई। मेरा मत सोचें डैड, दुर्योधन दोनों का सोचें। वो तो बेचारा आधी शादी लिए बैठा है, उसने बारी को देखकर कहा कि ठीक होने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे से ठीक हो गए थे। हाल बता बारी ने उससे माजरत ज़रूर की थी, जिसका बालाज ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों, तुम्हें क्यों छोड़ दूँ? वक्त ने जांचती नज़रों से उसे देखा तो बालाज एकदम उठ गया। चलता हूँ, अपनी दवाई ले लीजिएगा, वो जल्दी से बोला और बाहर निकल गया, जबकि दुरेद की नज़रों ने एक पल को उसकी कमर को देखा था। 1.5 माह से उसने उसकी सूरत नहीं देखी थी और इन 1.5 माह में बालाज की कतरा कतरा मोहब्बत इश्क इख्तियार कर गई थी। वो इस वक्त भी इस अंधेरे में उसी को ढूंढ रही थी जिसने अपनी सूरत गोया चांद बना ली थी। आता ही नहीं था, जबकि नैना की दिमागी हालत पर कम खुराक और मार पिटाई ने काफ़ी असर कर दिया था। उसे सिर्फ बालाज चाहिए था। वो तस्बीह की तरह उसके नाम का विर्द किए जा रही थी। कदमों की छाप पर उसका दिमाग अलर्ट हुआ। वो इसी तरह घुटनों के बल चलती अंधेरे में सलाखों के नज़दीक आ गई और बालाज के बूटों पर नज़र पड़ी तो वो मुस्कुराई। नैना के चेहरे पर गिर्द चपक कर उसके चेहरे की असली खूबसूरती और शनाख्त कहीं खो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर बालाज के बूटों पर फेरा और मुस्कुराकर निगाह उठाई, जो कि खामोशी से सलाखों का दरवाज़ा खोल रहा था। नैना एक्साइटेड सी पीछे हुई। बालाज ने अंदर आकर पीला बल्ब जलाया तो नैना ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर छुपा लिया, जबकि इसी दौरान एक कांस्टेबल उसे कुर्सी दे गई थी। बालाज कुर्सी खींचकर बिल्कुल नैना के सामने बैठ गया। नैना ने हल्की हल्की उंगलियां उठाईं और जब आंखें रोशनी से मुतारिफ हुई तो वो बेताबी से बालाज को देखने लगी, जबकि बालाज रिलैक्स सा बैठा टांग पर टांग रखे जूता हिलाता उसी की जानब देख रहा था। और अचानक ही चंद लम्हों बाद नैना की आंखें नम हुई और उसने बालाज का जूता थाम लिया और उसकी टांग पर सर रखकर उसका वजूद हिचकियाँ लेने लगा। शादी कर रहा हूँ मैं, उसकी सिसकियों की आवाज़ें बालाज के अल्फाजों पर रुक गई थी। उसे बेयकीनी से बालाज की तरफ देखा। नहीं, उसने नफ़ी की। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उस शर्मिश, हाँ उस शर्मिश से शादी करेंगे? हम उससे ज़्यादा खूबसूरत है बालाज। हाँ, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बोली तो बालाज मुस्कुरा दिया। तुम्हारे चेहरे से बढ़कर मैंने किसी का चेहरा इतना बदसूरत नहीं पाया, बालाज ने नखुवत से कहा। मेरे बाप को मारने में तो तुम नाकाम हो गई, मगर मेरे जज्बों और इस बेवफाई के नश्तर से जो तुमने मेरे दिल का कत्ल कर दिया, उसका एहसास तुम्हें पल पल होगा, हर पल होगा, जब जब तुम मुझे और अरमिश को एक साथ देखोगी। उसके ख्याल में दूर दूर तक अरमिश नहीं थी, वो तो बस उसे अजियत दे रहा था। नहीं नहीं प्लीज़, हम धो लेंगे अपना मुंह, हम बदसूरत तो नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करें। नैना को नए सिरे से वो ज़ख्मी कर रहा था। धोने से भी तुम्हारे चेहरे की मुनाफकत नहीं धुलेगी। बालाज ने उसे परे झटका तो नैना दूर जा गिरी। देखो देखो खुद को, उसने उसके मिट्टी से अटे वजूद की जानब इशारा किया और ऐसा मुंह बनाया कि नैना को कराहियत सी महसूस हुई खुद से ही। नैना सिमट कर खौफजदा सी बैठ गई। बालाज ने उसकी जानब गौर से देखा। कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई, मगर उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। उसको छोड़कर बालाज ने हारून को कॉल मिलाई, जिसने पल में उठाई थी। लेडी कांस्टेबल्स को भेजो, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। और फिर 2 लेडी कांस्टेबल आई तो उनके हाथ में कुछ चीज़ें थीं। बालाज नैना को ही गौर से देख रहा था, जो किसी सहमे हुए बच्चे की तरह उन्हें देख रही थी, क्योंकि हफ्ते में 2 बार ये दोनों ही औरतें आंकड़ों से बेतकान मारती थीं, जिसका नैना का जहन काफ़ी से ज़्यादा असर ले चुका था। वो दोनों अंदर बढ़ी और नैना को सख्ती से पकड़ने की कोशिश की, जबकि नैना पल में भागकर बालाज की चेहर के पीछे छुप गई और आंखों में खौफ लिए चेहर के पीछे से झांकने लगी। बालाज के दिल को कुछ हुआ था, न जाने क्यों दिल डूब सा गया। वो दोनों यूं ही खड़ी रहीं, जबकि बालाज अपनी जगह से हिला। नैना का हाथ थामा, उसकी कलाई पर जा बजा जख्म थे। न जाने क्यों आज उसके पत्थर दिल पर नैना की हर हरकत वार कर रही थी, मगर इस पत्थर में शगाफ न डाल सकी। नैना की नजरें अब भी इन दोनों पर थीं। बालाज ने नैना को सामने किया और पानी का जग थाम कर उसके चेहरे पर रफ्ता रफ्ता डालने लगा और काफ़ी करीब से उसके चेहरे को देखा, जहाँ जगह जगह नील पड़े थे। नैना की भी तवज्जो बालाज पर जा चुकी थी। वो डबडुबाई आंखों से बालाज को देख रही थी, जो उसके चेहरे पर पानी डाल रहा था, और फिर अपनी पोर से उसके चेहरे से गिर्द हटाने लगा। नैना के असाब जैसे बहाल हुए, ऐसे लगा जैसे कोई होश में लाया हो। उसका जादुई लम्स था ही ऐसा। लेडी कांस्टेबल्स को बालाज ने उंगली के इशारे से बाहर जाने का कहा तो वो बाकी सामान वहाँ रखकर चली गई थी, जबकि बालाज ने कुछ ही घंटों में नैना को साफ सुथरा कर दिया। नैना के झिझकने के बावजूद मगर चेहरे के निशान अब भी वाजिया थे। वो साफ सुथरी लग रही थी। बालाज इससे पहले कुछ और स्टेप लेता, उससे निगाह चुराकर घूर घूर कर वहाँ से निकलने लगा। बालाज प्लीज़, हमें यहाँ नहीं रहना, हम पागल हो जाएंगे, हमें भी साथ ले जाएं प्लीज़, वो उसके हाथ से चिपकते बोली, जबकि बालाज ने आओ देखा ना ताओ खींच कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। औकात में रहो, औकात से बाहर मत निकलना, उसे वॉर्न करके वो नैना को फिर से अंधेरे में बंद करके चला गया था। हारून का सेल बज रहा था। उसे नंबर देखा तो दुरेद का नंबर था। यस सर, हारून ने फ़ौरन कहा। बालाज किधर है? मुकाबिल ने पूछा था। हारून के लफ्ज़ अटक गए थे। सर वो मीटिंग में है। शट अप हारून,
दुरैद ने गुस्से से कहा। मैं जानता हूँ वो 1.5 माह से लीव पर है, उसने कहा तो हारून को चारों नाचारों से सब बताना पड़ा। मजीद एक हफ्ता वो वहाँ रही तो लगा गोया सदियाँ गुजर गई हों। बस इस एक हफ्ते में ये तब्दीली आई थी कि वो जो 2 औरतें उसको आकर मारती पीटती रही थी वो अब नहीं आती थी। हाल बताओ, उसे 2 वक्त का खाना देने एक मर्द ज़रूर आता था, मगर वहाँ अंधेरा होने के बायस उसने उस मर्द को भी नहीं देखा था। पल पल हर पल उसकी याद में गुजारते वो सब भूल भाल बस उसके साथ गुजरे लम्हे सोचकर मुस्कुरा देती। वो नहीं जानती थी कब सुबह हुई कब रात, बस अंधेरे से वजूद ने अब आशना ही बरत ली थी। वो दुनिया से छुपकर कतरा कतरा बालाज की मोहब्बत को समंदर कर चुकी थी। इस वक्त भी वो दीवार से सर टकाए आंखें मूंदे वो रोज़ की तरह उसको सोच रही थी। लाशऊर शऊर में उसका इंतज़ार था कि उसके कदमों की छाप पर उसके हवास से अलर्ट हुए, मगर उसने आंखें खोल कर नहीं देखा। दिल तो कह रहा था ये उसके कदमों की गूंज नहीं, कदमों की छाप अब के रुक गई थी, मगर उसने तवज्जो नहीं दी। वो अपनी ही दुनिया में मगन रही कि अचानक सेल की लाइट खोल दी गई तो उसने आंखें ज़ोर से मींच लीं। कहीं वो आया था और वो अपने वहम में उसे देख ना सके तो खौफ सा हुआ तो उसने आंखें वहाँ की तो कुछ देर लगी उसे रोशनी में आंखें खोलने के लिए, और जब सामने निगाह गई तो सेल से बाहर गौर से खुद को तकते दुरैद बख्त को जिंदा सलामत अपने कदमों पर देखकर नैना का दिमाग जो अपने हवास खो रहा था जैसे जैसे बरसों बाद झंझना उठा। वही गुस्सा वही नफरत उसके अंदर बाहर समा गई। हारून भी उसके पीछे खड़ा था। कैसे फील कर रही हो? मद्दम मुस्कुराहट के साथ वो बोला तो नैना का दिल किया खूब चीखे मारे नोच ले खुद को। इस शख्स को ख़त्म करने के लिए तो उसने सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट डाल दिया था और वो अब भी जिंदा था। नैना खामोशी से इश्तियाल दबाए उसे घूरती रही। पहचान नहीं सका, मुझे अफसोस है अपनी यादाश्त पर कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। अगर मैं पहचान लेता तो ज़रूर ना तुम मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना पाते और ना तुम्हारी इतनी हिम्मत होती कि तुम मेरे गिरेबान तक हाथ डालो। वक्त की आवाज़ में सख्ती थी। नैना अब भी कुछ नहीं बोली। खैर, जो गुजर गया गुजर गया। तुम्हारी माँ तो मेरी खुशी को बर्बाद करने में कामयाब हो गई थी, मगर तुम बेटा मुझ पर अब हाथ नहीं डाल सकती। उसने नफ़ी की। हमें डालना भी नहीं, पता चल गया है हमें, आप एक निहायत ढीठ इंसान है। नैना तिल मिलाकर बोली तो बख्त उसे घूर कर रह गया। गलती उसकी नहीं थी, उसकी माँ की थी जो इस लड़की को ठीक राह दिखाने की बजाय न जाने किन नंगारों पर घसीट कर चली गई थी। बख्त ने गहरा सांस लिया। कितना जानती हो तुम अपनी माँ और मेरे बारे में? बिलाखिर वो असल बात की जानब आया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप ही वो शख्स हैं जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बचपन से लेकर अब तक। नैना गुस्से से बोली। खुद साख्ता जंग है ये जो तुमने मुझसे बना लिया है। ये बिल्कुल ठीक जंग है और देख लीजिए कि एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे और ले जाएंगे बालाज को आपसे दूर। नैना की आंखों में उसे उसके जिक्र से ही नमी तैर गई थी। ये तो तुम्हारी भूल है कि बालाज को तुम मुझसे चुरा कर कहीं ले जाओगी, इधर ही गल सड़कर मर जाओगी। मुझसे जंग ख़त्म किए बगैर तुम बालाज तक नहीं पहुंच सकती। वक्त ने जैसे उसे हकीकत का आईना दिखाया तो नैना ने सर चटका। तुम्हारी माँ ने मेरा नुकसान किया, मेरा मेरा बच्चा मारा, और मैं अपने नुकसान करने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। वक्त ने बात का आगाज़ किया। नैना खूनाशाम नज़रों से उसकी जानब देखते उठी और चलकर सलाखों के दरवाजे तक आकर उसे सख्ती से सलाखें थाम लीं। हमारी माँ के 3 बच्चे मार दिए हमारे बाप ने। उसे रोज़ इतना मारता था कि वो बखुशी अपने बच्चों को मरता देखती रही। ये बदले से कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मिस्टर बख्त? वो चलाई। झूठ, बख्त ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। आप कैसे कह सकते हैं? नैना ने पैर पटके। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ को मुझसे अच्छे भले इंसान के पास से भागने के बाद मोहब्बत हुई या इससे पहले भी थी, क्योंकि मैंने उसे हमेशा हुस्न परस्त देखा। वो हसीन थी, उसने जो किया उसे उसकी सज़ा के तौर पर बड़ी हवेली से निकाल दिया गया था, मगर एक माकूल इंसान से उसकी शादी करवा के इस तरह के उसी की तरह के पैसे और माकूल इंसान मुर्तज़ा अब्बास से करवा देगी जो उसके जितना हसीन नहीं था मगर बड़ी हवेली की टक्कर का था। मगर वो तो हुस्न की पुजारी थी और इसी बिना पर वो अपने शौहर को छोड़कर भाग गई और एक लालची अपने क्लास फेलो से शादी कर ली। और उसके शादी की पहली रात ही तुम्हारी माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। क्या ये तुम्हारी वालदा ने नहीं बताया कि तुम हसन रज़ा की नहीं मुर्तज़ा अब्बास की बेटी हो? हाँ, वो लड़का भी तुम्हारी माँ के हुस्न का दीवाना था, मगर कोई मर्द ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी बीवी पहले से ही। वो रुका, जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी, जबकि नैना पर तो जैसे सेल की चारों दीवारें आ गिरी थी। वो होनको की तरह सेल को थामे नीचे बैठती चली गई थी। डायरी तो बिल्कुल ही उसके बरअक्स थी और ये कैसी हकीकतें थी। वहाँ तो हर बात का कसूरवार वक्त को लिखा गया था। मोहसिन रज़ा को जब ये मालूम हुआ तो उसने पहली रात ही तुम्हारी माँ पर अपनी असलियत वाज़ा कर दी और उसे अंदाज़ा हो गया कि वो क्या कर बैठी है। और इस वक्त उसे तब भी तुम्हारा बाप नहीं दुरैद बख्त याद आया, और दिन गुजरने के साथ साथ उसे याद आ गया कि वो इसी दुरैद बख्त से शदीद मोहब्बत करती है जिसको उसने नफ़ी कहकर ठुकरा दिया था। मौका था तुम्हारी माँ के पास मुझे पाने का, मगर नहीं, उससे अपनी मोहब्बत जो कि उसके बकौल नहीं पाया। दर हकीकत उसे किसी से मोहब्बत नहीं थी सिवाय खुद से। वो खुद को चाहती थी और आखिरी सांस तक उसने खुद को चाहा और अपनी डायरी में
अपनी कहानी लिखकर वो तुम्हारे दिमाग में खनास पड़ गई। ये नहीं है कि मैं कहानियाँ तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम्हारी माँ के कारनामों से सारी बड़ी हवेली वाकिफ़ है। तुम्हारी माँ के दोनों भाई, जाओ एक बार उनसे पूछ लेना, और अगर तब भी यकीन ना आए तो तुम्हारे नाना नानी जिंदा हैं, तुम उनसे भी जान सकती हो। और सबसे बड़ा सबूत, तुम्हारा हकीकी बाप मुर्तज़ा अब्बास, उन्हें भी बुलवाया है, तुम उससे भी पता कर सकती हो। अपनी कहकर नैना के जर्द चेहरे को देखने लगा। अगर मैं तुम्हारी आंखों में अपने बेटे के लिए मोहब्बत ना देखता तो तुम्हारे पास कभी भी ये बात बताने के लिए नहीं आता। सोच लो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मैं ज़रूर तुम्हें अपने साथ बड़ी हवेली ले जाऊंगा। उसके बाद अपनी बेवफाई जो तुमने उसके साथ की, उसको उसके दिल से ख़त्म करना तुम्हारा काम है। और एक बात, वो झुका और नैना का झुका चेहरा अपनी उंगलियों की सख्त गिरफ्त में ले लिया। अपने दिमाग का खलास निकाल लेना। अगर दोबारा मेरे बेटे को तुमने अपने सो कॉल्ड प्लान का शिकार किया तो शायद वो तुम्हें यहाँ बंद करके अपनी मोहब्बत के वजह कुछ रायत पर चुका है, मगर दुरेद वक्त से रायत की उम्मीद मत रखना। उसका चेहरा झटक कर उठा। हारून इधर ही था, रात तक सोच लो, तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है। वो कहकर लंबे लंबे कदम बढ़ता वहाँ से निकल गया था। उसको लग रहा था हलक में जैसे कुछ फंस गया है। फिर से वही अंधेरा चारों जानब छा गया। इतना बड़ा झूठ, वो बेदम सी हो गई थी जिसे हाँ, वो इसी काबिल है कि वो इन्हीं अंधेरों में रहे। माँ का धोखा और इस डायरी पर दर्ज एक लफ्ज़, वो सब झूठ था। और इस झूठ के आवेश उसने अपने साथ अपनी ही मोहब्बत को तबाह किया। इतना जहर, इतनी नफ़रत उसके वजूद में भर दी उसने। आज उसे अपनी माँ से ही शदीद नफ़रत महसूस हुई और इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। उसका बाप कौन था और वो किसको समझती रही? बचपन से लेकर जवानी तक हर हर पल उसने अजियत में गुजारा। वो मसलसल आंसू बहाती शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में थी। हारून कहाँ हो? बलाज के 1000वें फ़ोन के बाद उसने कॉल उठाई तो दांत किचकिचा कर बोला, सर मैं बड़ी हवेली ही आ रहा हूँ। उसने कहा, क्यों? बलाज ने पूछा। सॉरी सर, अभी बता नहीं सकता, वो बोला तो बलाज ने मुट्ठियाँ पीछी। तुम मिलो तो सही, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें, वो गुस्से से बोला। रूम से बाहर निकला। उसी वक्त भी डैड रूम से निकले, जिन्हें देखकर वो मुस्कुराया और निहाल होते हुए बाहें वार कर दी। दूसरी जानब वक्त ने भी कुछ ऐसा ही किया और दोनों एक दूसरे से बुगलगिर हुए। यू आर बेस्ट डैड, वो बोला तो वक्त ने उसका शाना धपका। यू आर बेस्ट सन, वो मुस्कुराया तो बारी आर्यान ने भी यह मंजर देखा। नहीं, आप दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? बारी ने तेवरी चढ़ाई, जबकि बालाज बाप के साथ खड़ा उसके सर पर चपत लगाए बगैर न रह सका। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वक्त बोला। आर्यान ने बारी के शाने पर हाथ फैलाया। ओहो, आप लोग समझे नहीं, इनकी आधी शादी पूरी कर दें, बेचारे के अरमान बीच में ही अटके हुए हैं, वो बोला तो तीनों हंसने लगे, जबकि बारी ने आर्यान की गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया था। वहीं शहरी भी भागती हुई आई और बाप के गले लग गई थी। गुड मॉर्निंग डैड, वो मुस्कुराकर बोली तो वक्त ने उसके माथे पर प्यार किया, जबकि नीचे से फाय के मंजर अच्छे से देख रहा था। आज उसके इरादा था यहाँ से जाने के। कोई तमीज़ नहीं है इस लड़की को, अपना हाल नहीं देखा, बाप से चिपक गई। वो बिड़बिड़ाया तो विश मुस्कुरा दी। आप ना हंसे, काकी से ब्याह दिया मुझे, वो चिढ़ा, जबकि आंखें तो कुछ और ही कह रही थी। पता है, काकी से ब्याह दिया हमने तुम्हें, और इसी काकी से जो मोहब्बत हो रही है उसका क्या? विश ने उसे आड़े हाथों लिया तो वो कुछ जज्बेज हुआ था। हो ही ना जाए, हो ही गई है, विश कहकर उसके बाल बिगाड़ कर आबिश के पास किचन में चली गई थी, जबकि शाह और फाइक वहीं रह गए थे, मगर एक दूसरे के से बोलने की जहमत नहीं की थी। अच्छे माहौल में नाश्ता किया जा रहा था क्योंकि इस वक्त बड़ी हवेली का हर फर्द वहाँ मौजूद था। फवाद साहिब अपनी फैमिली समेत कल रात ही आ गए थे। सब खुश थे। तभी हारून को हॉल रूम से अंदर दाखिल होते देख वक्त के साथ बालाज ने भी देखा। इससे पहले बालाज उठता, वक्त ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और खुद हारून की तरफ बढ़ गया। सबने उनको देखा, जबकि बालाज का दिमाग हाई अलर्ट दे रहा था। वक्त बाहर की जानब गया तो गंदे से हुलिये में कमज़ोर सी नैना मुरझाई मुरझाई सी खड़ी थी। वक्त ने उस पर एक अफसोस भरी नज़र डाली। नैना ने भी उसकी जानब देखा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। उसकी सारी शादाबी ख़त्म हो गई थी और अचानक वो वक्त के कदमों में बैठी और उसके पाँव पकड़ लिए। वक्त एकदम एक लम्हे के लिए घबराया और 2 कदम पीछे हुआ। ये क्या कर रही हो? उसने नैना की तरफ देखा जो वीरान आंखों से उसकी जानब देखती हाथ जोड़ गई थी। वो सबकी गुनहगार थी, आपकी बेटी का कसूर नहीं था, हमने उसे घर से भाग जाने पर उकसाया था। नैना बिल्कुल सपाट लहजे में बोली। एहसास से आ रही वक्त का खून ही खौल गया। मुट्ठियाँ पीछे वो नैना को घूरता रहा जो अब दोबारा उसके पाँव पकड़ रही थी। नैना ने हाथ जोड़े तो वक्त उसके अंदाज से उसकी जहनी हालत का अंदाज़ा लगा सकता था। रहने दो, उसने नैना का हाथ थामा जिस पर जख्मों के निशान अब भी थे। नैना वीरानी लिए आंखों में उसे देख रही थी और वक्त उसे लिए बड़ी हवेली के हॉल रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ सब जो कहकों में हंसी मजाक में मशगूल थे, एकदम चारों जानब सन्नाटा छा गया था। नैना का वजूद बुरी तरह कांपा, खौफ से निगाह उठाना मुश्किल हो गई। ये क्या बकवास है? सबसे पहले वही धाड़ा था जिसे दहाड़ना चाहिए था, और फिर रफ्ता रफ्ता सबके रिएक्शन वक्त ने खामोशी से देखे और नैना के कांपते हाथ को और मजबूती से पकड़ा। ये इधर ही रहेगी, अलीज़े की बेटी की हैसियत से ये घर अब इसका भी है, वो बोला तो लहजे में मामूली सी भी गुंजाइश नहीं थी। बालाज तनफन करता उस तक पहुंचा।
डैड मैं कत्ल कर दूंगा इसका, क्यों लाए आप इसको यहाँ? वो बेकाबू हो रहा था जबकि नैना का खौफ से बुरा हाल था। ये आवाज़ें, ये चीखो पुकार उसके दिल को बंद कर रही थी। क्यों बेटा, तुम्हें क्या मसला है? उसने बालाज को देखा। डैड, बालाज इससे पहले कुछ बोलता उसने हाथ उठाकर टोका। मैं वाजिया कर चुका हूँ लेज़े की बेटी की हैसियत से, मैंने किसी और रिश्ते की बात नहीं की। और जिन्हें खुद पर किए गए और जब मैं खुद पर किए गए हमले पर नैना को माफ़ कर चुका हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ना मैं सुनूंगा, उसने वाजिया लफ्ज़ों में कहा। बालाज नैना को बुरी तरह घूर रहा था जो सहमी खड़ी थी। आबिश, बख्त ने उसे पुकारा तो वो आगे बढ़ी। क्या तुम्हें कोई इशू है? उसे पूछना ज़रूरी समझा। नहीं, हमने इन्हें माफ़ किया, आबिश ने मुस्कुराकर कहा और नैना के शाने पर हाथ रखा। नैना इस वक्त शदीद काबिल रहम लग रही थी। बख्त ने जान निसार नज़रों से उसे देखा। गेस्ट रूम में ले जाओ नैना को और जिसकी इसकी ज़रूरत हो प्रोवाइड कर देना, मैं अपने रूम में हूँ, रेस्ट करूँगा, उससे कहा और वहाँ से चला गया। जबकि आबिश नैना को गेस्ट रूम की जानब ले गई थी। एक हफ्ता सुकून से गुजर गया जबकि बालाज उस दिन के बाद बड़ी हवेली आया ही नहीं। उसके अलावा बाकी घर में किसी ने उसकी पूछ पड़ताल नहीं की थी सिवाय आबिश के। जबकि फवाद फैमिली भी ना जाने कौन सी बेहिसी का लबादा उड़े हुए थी। बख्त खामोशी से ये सब देख रहा था। ना जाने क्यों उसे ये अच्छा नहीं लगा। जबकि बड़ों के बरअक्स बारी जो नैना को देखकर गुस्से से खौल रहा था, उसे अच्छे से जिज करने का इरादा बांध चुका था। जबकि सब उसके साथ शामिल थे सिवाय अरमिश के, जो एक बार फिर अपने दिल के आगे बेबस हो गई थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो अब क्या करने वाले हैं। वो तो विश के आगे बस एक रट लगाए बैठी थी कि अपने घर चलो, और विश भी सब समझती थी। तभी उसने शाह से वापस चलने की बात की क्योंकि अब तो रेत काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। वो कमरे में बंद ही रहती थी। शर्मिंदगी ही इतनी थी कि बाहर निकलने की जहमत ही नहीं होती थी। इस वक्त भी कमरे की तमाम लाइट चलाए कंबल में दबके गैर मुरई नुक्ते को घूर रही थी। ये तो मामूल बन गया था। जहनी तवासुन अजीब हो गया था। एक जगह बैठे वो इसी जगह को घूरने लगती थी। रातों की नींदें उड़ गई थी। उसके पास सोचने के लिए बालाज के सिवा कोई नहीं था। अभी भी वो बालाज को ही सोच रही थी कि अचानक तमाम लाइट्स ऑफ हो गईं। वो चौंक उठी थी। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। वो घबरा गई इस सेल में। हालांकि उसने दिन रात अंधेरे में गुजारा, मगर यहाँ आने के बाद वो एक पल भी अंधेरे में नहीं रहती थी। इसीलिए इस वक्त वो शदीद घबरा गई। उसने बेड से उठकर बाहर निकलना चाहा, मगर एक अजीब सी आवाज़ पर वो वहीं स्टिल रह गई। रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। आवाज़ अब तेज़ हो रही थी। उसका वजूद बुरी तरह कांपने लगा। जबकि अब हंसने की आवाज़ें आ रही थी। नैना के लबों से मध्यम सी चीख निकली। उसने अपना दिल थाम लिया। आवाज़ें वक्तन फवक्तन तेज़ होती जा रही थी। जबकि नैना का दम घुटने लगा था। वो तेज़ी से भागती हुई बाहर दौड़ी, जबकि बाहर भी बहुत अंधेरा था। वो पागल होने को थी। जबकि ऐसा महसूस हुआ आवाज़ें उसके ताक़ुब में पीछे पीछे आ रही हैं। कांपते वजूद से वो बाहर लॉन की तरफ इससे पहले निकलती कि किसी से ज़ोर से टकराई और जानी पहचानी खुशबू महसूस करके वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में पीछे बुरी तरह फूट फूट कर रो दी थी। उसने इस वक्त बालाज को शिद्दत से पकड़ा हुआ था, जबकि बालाज इस सारे मामले को समझना चाह रहा था। और ये बड़ी हवेली में तो कभी भी लाइट नहीं जाती थी, तो यहाँ इतना अंधेरा क्यों था? वहीद, वो हुराया जबकि नैना अब भी उससे चिपकी रोई जा रही थी। तो उसे भी वही नींद में आंखें मसलता अचानक नमूदार हुआ, तो उसे भी हवेली में अंधेरे का सबब समझ नहीं आया। ये लाइट कहाँ हट गई, कैसे बंद हुई? उसने वहीद को गुस्से से देखा। साहब मालूम नहीं, हम देखता है। वो जल्दी से वहाँ से गायब हुआ और कुछ ही देर बाद पूरी बड़ी हवेली में रात की मुनासबत से रोशनी जगमगा गई। नैना ने खौफजदा नजरों से उसे देखा, फिर इर्द गिर्द देखा। दूर हटो, बालाज ने गुस्से से उसे झटका। बालाज, नैना का खौफ से सफ़ेद चेहरा बालाज ने बस पल भर के लिए देखा। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा अगर तुमने मेरा नाम भी लिया तो, वो उंगली उठाकर उसे गुस्से से वॉर्न करते हुए बोला। हम हमें डर लग रहा है। नैना फिर से रोने के लिए तैयार थे और पट पट आंसू भी गिर रहे थे। अच्छी बात है, डर डर कर मर जाओ, बल्कि नहीं, तुम्हें तो तुम्हारा अपना आप ही मार देगा। वो भड़का तो नैना खामोशी से उसे देखे गई। हटो मेरे रास्ते से, उसे धकेलता वहाँ से जाता कि अरमेश जो शायरी की मौजूदगी कमरे में ना पाकर बाहर निकली थी, इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। बालाज ने भी अरमेश को देखा जब दोबारा पलटने लगी थी। रुको, बालाज ने उसे रोका जबकि नैना का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। वो इन दोनों को देखे जा रही थी। अरमेश तो दिलो जान से मुतवज्जो हुई। जी, भूख लगी है, खाना दो, उसने कहा और किचन की जानब चल दिया। अरमेश ने एक नज़र नैना को देखा जिसकी आंखों में कर्ब बाजिया था, और वो फिर बालाज के पीछे चल दी जो किचन में गया था। नैना भी ना जाने क्या सोचते हुए उनके पीछे चल दी। अरमिश ने बालाज को खाना गर्म करके दिया। नैना के अंदर शदीद जलन उठ रही थी इस वक्त। वो अपनी कैफियत पर चाहकर भी काबू नहीं पा सकी थी। अरमिश ने बालाज के आगे खाना चुन दिया तो बालाज ने भी उसे बैठने का कहा। वो ये सब कुछ जानबूझ कर रहा था। अच्छा था वो भी तो इस कर्ब से गुजरे जिसमें बालाज को घसीट चुकी थी। नैना की आंखें पल में भीगी और वो सीधा चलती हुई बालाज के पास आई। बालाज ने एक नज़र इसमें नैना के लिए इतनी सी भी गुंजाइश नहीं थी देखा। अरमिश भी ये सारा तमाशा देख रही थी। हमें भी खाना है, भूखे हैं हम।
वो वहीं बैठकर बलाश की प्लेट में से अभी कुछ खाते ही कि बलाश ने बगैर किसी लिहाज के नैना के चेहरे पर खींचकर थप्पड़ मारा। थप्पड़ में इतनी शिद्दत थी कि नैना के होंठ फट चुके थे। गाली? हाँ, पहली बार उसने किसी को गाली दी थी। अरमीश आंखें फाड़े जबकि नैना जख्मी मुस्कुराहट से उसी की जानब देख रही थी। समझती क्या हो खुद को? ये नाटक, ये ढकोसले करके क्या मिल रहा है मेरे सामने? ये ड्रामा तो क्या? ये ड्रामा किया तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा। तुम एक घटिया लड़की हो, मफाद परस्त। इसने मुझे भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारे से ज़्यादा नीच और घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी गलती हो, गलती, और मैं ये गलती सुधारूंगा। देखना तुम तलाक के कागजात मुंह पर मारकर तुम्हारे नाम के आगे से अपना नाम हटाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वो धाड़ उठा। नैना आंखों में दीवानगी भरे उसी को देख रही थी और तलाक के नाम पर तड़प उठी। खुदारा, हमें छोड़िएगा मत। उसे सिसकते हुए हाथ जोड़े थे। अरे हटो, पता नहीं किन खुश फहमियों में जिंदा हो। तुम सिर्फ काबिल नफरत हो। तुम्हारे माँ जाओ ने तुम्हें मुंह नहीं लगाया और उम्मीदें देखो। वो तंजिया हंसा लहजा हद्दरजा हतक लिए हुए था। बलाज, वक्त बल्कि सब भी इस शोर शराबे को सुनकर अपने कमरों से बाहर निकल आए थे और सारे मनाजिर देख चुके थे। वक्त से मजीद बेटे के अंदाज बर्दाश्त न हुआ तो बिलाखिर टोक ही गया था। बलाज ने देखा तो वहाँ सब भी खड़े थे। कमरे में जाओ अपने, वक्त ने घूर कर कहा। अंकल, हमें माफ़ी मांगनी है, नैना अचानक ही बोली। बलाज ने ज़बत से उसकी जानब देखा। जाओ नैना तुम भी, वक्त ने उसे भी जाने का कहा, मगर वो तो जैसे इज्जत नफ्स भुलाए बैठी थी। बलाज, हमें माफ़ कर दें। तब से अब तक की पहली माफ़ी थी। बलाज एक नफरत भरी नज़र उस पर डालकर आगे बढ़ गया जबकि नैना उसके पीछे पीछे चल दी। वो मुसलसल हाथ जोड़े रोते हुए उसे माफ़ी की तलबगार थी, मगर बलाज ने ना ही मुड़कर उसकी जानब देखा और ना ही उसकी माफ़ी बलाज के लिए काबिल कबूल थी। नैना फूट फूट कर रो दी थी, मगर बलाज के दिल में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं थी। अपने कमरे में जाकर उसने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया जबकि नैना बेहाल होती अचानक ही अपना हाथ दरवाजे के बीच में दे गई, जबकि दूसरी जानब बलाज ने पूरी शिद्दत से दरवाज़ा बंद किया और नैना का हाथ दरवाजे में आने के बायस वो बुरी तरह चीखी। वहाँ सब खड़े तमाशा देख रहे थे। पहली बार फवाद फैमिली को नैना को देखकर दिलों में लीजे की याद ने जंबिश की और उसकी चीख पर सभी उसकी जानब बढ़े जिनमें सरे फहरिस्त और उसकी चीख पर जहाँ बलाज का दिल हिला वहीं सब उसकी जानब बढ़े जिनमें सरे फहरिस्त अब नैना की नानी नाना और दोनों मामू थे। बलाज उसके हाथों की जानब देखने लगा जहाँ जख्म पहले कम थे कि उसने मजीद का इजाफा कर दिया। उसकी खाल छिल गई थी, खून रस रहा था। वो रोते हुए उसी की तरफ देख रही थी जबकि कपकपाते ज़ख्मी हाथ एक बार फिर जोड़ दिए और खुराक ना लेने के बायस दर्द बर्दाश्त करते हुए वो वहीं बेहोश हो गई थी। अगले दिन सभी नाश्ते पर मौजूद थे। खामोशी से नाश्ता किया जा रहा था कि फवाद साहिब की अचानक पुकार पर वक्त उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। तुमने नैना के बारे में कोई फ़ैसला लिया? वो बोले तो वक्त ने एक नज़र उनकी जानब देखा। नहीं, मैं बलाज से बात करूँगा, उसके बाद कोई फ़ैसला होगा, वक्त ने मुनासिब लफ्ज़ों में कहा। यहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ उसे उसके बाप के यहाँ भेज दिया जाए, फवाद साहिब बोले जबकि बलाज ने बेचैनी से पहलू बदला। नाश्ता करना हराम कर दिया सबने, वो गुस्से से कहता उठ गया। फवाद साहिब खामोश हो गए थे जबकि वक्त ने बेटे को पहली बार नागवारी से देखा। तुम मेरे रूम में जाओ, मुझे बात करनी है, उसने बेलजक लहजे में कहा तो बलाज देवरी चढ़ाए अपनी जगह से उठा। और तमीज़ से बात किया करो, वक्त ने वॉर्न किया तो वो पैर पटकता वहाँ से निकलता चला गया। मुझे कुछ वक्त दे, मैं यकीनन उसके बारे में एक बेहतर फ़ैसला करूँगा। वक्त ने फवाद साहिब की जानब देखा तो उन्होंने इस बात में सिर हिलाया। डॉक्टर को कॉल की तुमने? उसने हैदर से पूछा जो खामोश बैठा था। रात को उसकी तबीयत कुछ संभल गई थी और वो होश में भी आ गई थी, मगर अब सुबह से वो उल्टियाँ किए जा रही थी जिसकी खबर सिर्फ आबिश को थी क्योंकि उसके रूम में वही जाती थी और उसी ने वक्त को अब होने वाली नहोनी के बारे में आगाह किया था। मैंने बुलाया है, वो आता होगा, हैदर ने कहा तो उसने इस बात में सिर हिलाया। वक्त अब हमें भी चलना चाहिए, अचानक ही शाह बोला तो उसने उसे घूरा। क्यों, बड़ी हवेली तुम्हें काटती है? पहले वो बेलाज की वजह से चिढ़ा हुआ था, अब मजीद चिढ़कर बोला तो शाह मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई है और वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, उसने कहा तो विश ने भी तायद की थी। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मेरी मानता भी कौन है, वो मुंह बनाकर बोला तो शाह हंस दिया और इस तरह शायरी का रंग भी एक पल को जर्द हुआ क्योंकि उसे उस रोज़ से फ़ाइक के तेवर बदल रहे थे जिनसे वो अब घबराने लगी थी। उसकी आंखें अब कुछ और ही बोल रही थी, मगर वो तो बिल्कुल भी वापस नहीं जाने वाली थी। ये बात उसने अच्छे से सोच ली थी। पैक कर लो सामान, अपना घर चलना है। शहरी का वजूद अब भरने लगा था। फ़ाइक उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। वो खुद नहीं जानता था उसके जज्बात इतनी जल्दी क्यों शहरी के लिए बदले, मगर वो बिल्कुल भी उस पर यह वाज़िया नहीं करना चाहता था कि वो लड़की उसके दिल में घर कर गई है। ये बताकर वो अपनी ईगो बिल्कुल कम नहीं करना चाहता था। तभी इस बात पर पर्दा डाले बोला। शहरी जो उसकी बेजामत पर चिड़ी हुई थी झंझलाकर बोली, क्यों, मुझे नहीं जाना ताकि वहाँ जाकर आप फिर से जंगली बन जाएं। वो अचानक ही बोली, ओ हेलो, तमीज़ से ज़रा, शौहर को जंगली कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वो बोला तो शहरी ने तिरछी नज़रों से शौहरनामे को देखा।
मैं ऐसे ही बोलती हूँ, वो मिनमिनाई। आखिर चुप रहकर उसे खुद पर शेर भी तो नहीं करना था। सुनाई दे रहा है मुझे सब। उसने घूरा तो शहरी भी पास नहीं आई। जाने के लिए उठी तो फाइक ने उसे अपनी जानब सोफे पर खींच लिया। शहरी हड़बड़ाई गई थी। घर चलो, इस बार यकीनन मुझे बदला हुआ पाओगी, बल्कि ऐसा कि छुपती फिरोगी, वो मायने खेजी से बोला तो शहरी आंखें फाड़े उसे देखे गई। दिल बुरी तरह उछल पड़ा था। नहीं जाना मुझे, वो मध्यम आवाज़ में बोली। क्यों, नैना के साथ रहना है? फाइक ने ऐसे ही बोल दिया जबकि शहरी का चेहरा सुर्ख हो गया था। नाम मत ले उसका, वो फाड़ खाने को दौड़ी। शहरी ने उसकी जानब देखा। अच्छा बाबा, क्या हो गया? तो उसने डरने की एक्टिंग की। वो वही थी जिसने मुझे हमाद का हुक्म मानने के लिए फोर्स किया। उस वक्त हमाद का कहना मानने के लिए उकसाया उसने मुझे, मगर नहीं, गलती उसकी नहीं, मेरी किस्मत में ये ज़ख्म होना लिखा था। मेरी किस्मत में ये ज़ख्म ना होता तो मैं बिल्कुल ना जाती, वो नम लहजे में कहती फाइक को शॉक्ड कर गई थी। डॉक्टर ने जो खबर दी वो सबको शॉक्ड कर गई थी, जबकि बालाज शर्मिंदा सा हुआ था और जज्बातीपन में वो एक संगीन फैसला ले चुका था। वो दंदनाता हुआ नैना के कमरे तक पहुंचा। नैना जो खुद शॉक्ड और खुशी की मिली जुली कैफियत में बैठी थी, बालाज को अपने मुकाबिल देखकर और भी ज़्यादा खुश हुई। वो उठी और उस तक पहुंची। बालाज, बालाज, हम बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। नम आंखों से उसने उसको देखा और उसके सीने पर सर रखकर आज जैसे बरसों बाद उसका वजूद और जहन पर सुकून हुआ था। अगर अगला लम्हा ऐसा नहीं था कि वो तादेरी जहनी सुकून को महसूस करती। बालाज जो जबत किए खड़ा था, उसके बाल अचानक उसने मुट्ठी में जकड़े और जोर से खींचा और सर ऊपर उठाया। नैना सिसकी। तुम जैसी नीच औरत से मेरी औलाद हो, ये तुमने सोचा भी कैसे? वो गुस्से से फनकारा। बालाज, हमें माफ़ कर दे, वो रो दी। माफ़ तुम्हें? तुमने मेरे जज्बातों का इस धोखे से खून किया नैना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो नैना, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम कल ही मेरे साथ चल रही हो डॉक्टर के पास, वो सफाकी से बोला तो नैना तड़प उठी। हरगिज़ नहीं, हमारा बच्चा आपका भी है बालाज। प्लीज़ हमारी गलतियों की सज़ा हमारे बच्चे को मत दें। उसने उसके सामने हाथ जोड़े जबकि बालाज का मामूली सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे अफसोस है मैंने तुमसे मोहब्बत की, और मेरी मोहब्बत आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर गई। तफ है मुझ पर, बालाज झंझलाकर बोला। आपको, वो कुछ बोलने काबिल भी ना रही। वो हैरत जो उसे देख रही थी, जो आज आया भी था तो एक और नश्तर उसके वजूद में उतार रहा था। बालाज चंद पल इस तरह भी कैफियत में इधर उधर चला और फिर एक घूरी उस पर डालकर बाहर निकल गया, जबकि नैना ने अपने पेट पर हाथ रखा और खौफ से भागकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या सोचा है तुमने? बख्त ने उसकी जानब देखा जो खामोश बैठा था। कुछ नहीं सोचा मैंने, वो तड़क कर बोला। आर यू श्योर बालाज पुख्तियार? बख्त ने कन्फर्म किया। क्या सोचना है मुझे? वो झंझला ही गया। सारी ज़िंदगी यूं ही रहोगे? उसने घूरा। अब क्यों वकालत कर रहे हैं? बालाज अच्छा खासा झंझलाया हुआ था। क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? आप क्यों वकालत कर रहे हैं? बालाज अच्छा खासा झंझलाया हुआ था। क्योंकि मैं तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ। तुम खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? बख्त ने उसे समझाना चाहा। मैं पछता रहा हूँ डैड, शदीद पछता रहा हूँ। मुझे अफसोस है खुद पर, और ऊपर से बच्चे का टंटना। वो अपना सर थाम गया जबकि बख्त को इस वक्त उसकी गलत रविश का एहसास शदीद हुआ। ये सब तुम्हारा खुद का किया दर है। किसी और ने नहीं तुम्हारे आगे हाथ जोड़े तो जो तुम इस किस्म की बात कर रहे हो। और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए टंटना? होश में तो हो तुम? बख्त गुस्से से बोला तो बालाज खामोश हो गया था। डैड, मुझे वो लड़की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, वो कुछ तोकफ से बोला। सोच लो, उसने एक बार फिर कहा। हाँ, सोच लिया अच्छे से, वो बालों में हाथ फेरते बोला तो बख्त ने उसकी जानब देखा। ओके, तो रेडी हो जाओ और से शादी करने के लिए, उसने जैसे उसको घेरा। बख्त उसे गौर से देख रहा था जिसका चेहरा पल भर में फीका हुआ था। नैना की जहनी हालत अच्छी खासी बिगड़ रही थी कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था। बहुत हो चुका था, उससे ज़्यादा बख्त के नज़दीक उसकी सज़ा नहीं बनती थी। तभी उसने बारी को सब समेत अपने पास तलब किया और काफ़ी वक्त बाद बड़ी हवेली की दीवार में दुरेद बख्त की पुरजलाल आवाज़ गूंजी थी। क्या आबिश भी सहम गई थी जबकि वो सारे खामोश सर झुकाए खड़े थे। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? बहुत कोई इंसाफ करने वाले बन गए हो। वो पागल हो जाएगी तब उसकी जान छोड़ोगे? तुम लोगों का कोई मामला है जो सर पर चढ़ रहे हो? वो गुस्से से कमरे में इधर से उधर टहलता इन सबको घूर रहा था। डैड, हमें वो बिल्कुल नहीं पसंद। बारी बोलने से बाज आया तो ना जाने कैसे बख्त का हाथ उठा और बारी के मुंह पर उंगलियों के निशान छोड़ गया। पागल खाना खोलूँ मैं यहाँ के? जो तुम्हें पसंद नहीं तुम उसको पागल करके छोड़ोगे? थप्पड़ की गूंज से जहाँ बारी का चेहरा सुर्ख हुआ, वहीं अलीश ने मुंह पर हाथ रख लिया जबकि आंखें नम हो गई थी। डैड, आप जानते नहीं हैं, शहरी ने कुछ बोलना चाहा। बस करो तुम्हारी तबीयत का एहसास है मुझे। चुप खामोश खड़ी रहो, और सब जानता हूँ मैं जो तुम मुझे बताना चाहती हो। मैं उस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता। अगर सिक्का खोटा ना हो तो वो गलत कदम नहीं उठाता। उसे शहरी की जानब देखकर दबे लफ्ज़ों में उसे बावर करवाया तो वो शर्मिंदगी से सिर झुका गई थी। मैं तुम सबको वॉर्न कर रहा हूँ, अब नैना के इर्द गिर्द मुझे कोई दिखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
और बिला वजह किसी ने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की तो मैं इस हवेली से तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। इंसान के बच्चे बनकर रहो, वरना अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। दफ़ा हो जाओ अब सारे यहाँ से। वो गुस्से से बोला। इन सबको निकालने का कहकर खामोश हुआ तो आबिश उसकी जानिब बढ़ी। गुस्सा ना करें इतना। उसने उसके शाने पर हाथ रखा। वक्त कुछ नहीं बोला और वो सब एक एक करके वहाँ से निकलने लगे और बाहर बालाज को खामोश खड़े देखकर सब भी बुरी तरह शर्मिंदा थे। जबकि बालाज ने शहरी की तरफ देखा। क्या बात तुम डैड को बताना चाहती थी जो डैड को पता थी? उससे संजीदगी से पूछा तो शहरी ने सर झुकाया। वो शर्मिंदा थी। भाई कसूर नैना का नहीं, डैड ने ठीक कहा है, कसूर सिर्फ मेरा है। अगर मैं खुद चोर ना होती तो उसके उकसाने से भी ऐसा कदम ना उठाती। वो बोली तो बालाज ने मुठ्ठियाँ बींच ली। क्या क्या कुछ नहीं किया नैना ने। वो बगैर कुछ कहे वहाँ से निकलता चला गया। नैना खाना खा लो। मिसेस फवाद, नैना की नानी, जब खुद नैना का ख्याल रखने लगी थी, उन्होंने कहा तो नैना उनकी जानब देखने लगी। आप कौन? वो बोली तो वो हैरत से उसको आज फिर देखे गई। रोज़ वो उससे यही बात बताती थी और रोज़ वो यही सवाल करके उन्हें रोने पर मजबूर कर देती। आबिश भी इस वक्त रूम में आई और नैना की बात सुन चुकी थी। मिसेस फवाद मुंह पर हाथ रखे सिसकी तो आबिश ने उनके शाने पर हाथ रखा। आप जाएं, मैं खाना खिला देती हूँ, आबिश ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाती उठ गई। आबिश ने नैना को मुस्कुरा कर देखा। आप अच्छी हैं, नैना ने कांपती आवाज़ में कहा। अच्छा? आबिश को खुशी हुई, वो उसे पहचान गई थी। हम अच्छे नहीं हैं, वो नम लहजे में बोली। ऐसा किसने कहा? आबिश ने उसकी जानब देखकर निवाला उसके मुंह में डाला। बालाज ने, वो पट से बोली। वो नाराज़ है ना तुमसे इसलिए। आबिश ने दूसरा लुकमा बनाकर उसके मुंह में डाला। तो कैसे मानेंगे वो? हम क्या करें? नैना बाकायदा सिसकने लगी थी। तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम अगर इस कमरे में बंद रहोगे तो कैसे मानेगा वो, और कैसे मनाओगे उसे? बाहर निकलो, कोशिश करो, आबिश ने उसे मशवरा दिया। हमें डर लगता है। नैना बेबस हुई तो आबिश ने उसकी जानब देखा। ये वो लड़की हरगिज़ नहीं थी जो पहले उनके घर आती रही थी। डरने की क्या बात है, तुम्हारा घर है और वो तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चे का बाप। तुम उसे मना लोगी, कोशिश करके देखो, आबिश ने प्यार से समझाया। और वो अरमिश? नैना की आंखों में खौफ मंडला रहा था। आबिश मुस्कुरा दी। वो तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। आबिश ने शाने उचकाए, साथ साथ वो उसे खिला भी रही थी। मगर उसकी आंखों में मोहब्बत बोलती है। नैना ने मुंह बनाया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आबिश ने पूछा तो वो खामोश हो गई। आबिश ने उसे अच्छे से खाना खिलाया जिसे उसने आज रगबत से खाया था। चलो जाओ फ्रेश हो, उसने कहा तो नैना सर हिलाते उठ गई और आबिश ट्रे उठाकर पलटी तो बख्त को खड़े देखा। वो मुस्कुराई। बख्त भी मुस्कुरा कर उसके पास आया। मेरी बेबी अब इतनी अच्छी क्यों है? बख्त ने तरंग में उसकी कमर में हाथ डाला तो वो सिटपिटा गई थी। क्या हो गया आपको? उसने वॉशरूम की तरफ देखा जहाँ नैना गई थी। प्यार हो गया? बख्त ने उसको डराने के लिए उसके लबों को फोकस किया तो आबल उछली पड़ी थी। ये आप? सोच चेहरे से वो अपनी धड़कनें संभाल रही थी जबकि बख्त उस पर झुकने लगा और इससे पहले वो आबिश को मजीद सुर्ख करता नैना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और इनकी पोजीशन देखकर वो बुरी तरह झिझक गई जबकि वो दोनों भी उछलकर दूर हुए। नैना के लब आप मुस्कुरा दिए थे अचानक खुद ब खुद। सॉरी, हम चलते हैं, वो बोली तो बख्त ने तेवरी चढ़ाकर उसको देखा। बेटा जब रोमांस तो ख़राब कर दी, अब जाने का फ़ायदा? उसने कंधे उचकाए और डिटाई से आबिश को आंख मारता बेड पर बैठा। कोई हाल नहीं, आबिश ने बख्त को देखकर नफ़ी में सिर हिलाया जो कि नैना की तरफ मुतवज्जो था। यू लुक फ्रेश। बख्त मुस्कुराकर उसे देखने लगा। उससे बातचीत करके उसके ज़हनी इंतशार को कम करना चाहता था। आबिश भी जानती थी। बहू है आपकी? आबिश ने तेवरी चढ़ाई। नैना का दिल खुशी से फूले ना समाया इस लफ्ज़ पर। वो जगमग करती आंखों से दोनों को देख रही थी। तो बहू की तारीफ़ करना गुनाह है? उसने कहा तो आबिश आंखें सुकेट कर उसको देखने लगी। बदले में बख्त भी उसे ही देखने लगा तो नैना खिलखिला दी। दोनों ने उसकी जानब देखा जो एकदम खामोश हुई थी और फिर मध्यम सा मुस्कुराई तो बख्त ने उसके सर पर हाथ रखा। बालाज अपने ही केस में बुरी तरह फंसा था क्योंकि सुल्तान दोबारा जेल से फरार हो गया था। वो इसी फिक्र में था और 2 दिन बाद घर आया तो घर का माहौल देखकर हैरान रह गया। उसने नैना को घूरकर अपने सामने खड़ा देखा। हम खाना लगाते हैं, आ जाएं, नैना ने कहा तो बालाज चिढ़कर वापस पलट गया। बालाज, हमारी बात सुने, हमें एक मौका दें प्लीज़। बालाज, आपको आपके बच्चे का वास्ता। वो भागती हुई उसके पीछे पोर्च तक आई। वो बच्चा जिसे मैं रखना नहीं चाहता। बालाज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तमस्खर से कहा। ऐसा मत कहें, हमने सबसे माफ़ी मांगी है बालाज, आप भी हमें माफ़ कर दें। नैना ने उस खुले दरवाजे में अपना हाथ अड़ाया और रूहानसी लहजे में बोली तो बालाज तमस्खर से हंसा। और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरी जज्बातों का खून किया। बालाज ने एकदम उसकी जानब रुख किया था और उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें ज़रा से भी शर्मिंदगी नहीं है? तुमने मेरी दीवानगी का किस तरह फ़ायदा उठाया है? तुम मेरा बस चले मैं तुम्हें शूट करके किस्सा ही ख़त्म कर दूँ। नैना उसको देखती रही जो उसी की जानब बढ़ रहा था। वो बिल्कुल गाड़ी से चिपक गई थी। कर दे हमें शूट, मगर ऐसा मत करें बालाज।
प्लीज़, नैना ने कांपते लहजे में उसके आगे फिर हाथ जोड़े, जिन्हें बालाज ने झटक कर गाड़ी से चिपका दिया था। और फिर न जाने से क्या हुआ कि वो पल में नैना पर झोंका और उसकी सांसों को कैद कर लिया। एक जुनून था इस कैद में जिसे नैना सह ही नहीं पा रही थी। नैना का दम घुटने लगा तो अपने हाथ बालाज के शाने पर मारने लगी, मगर बालाज का जुनून किसी तौर कम नहीं हुआ। और जब नैना के हाथ ढीले पड़ने लगे और बालाज को खून का जायका महसूस हुआ तो वो उससे दूर हुआ, जबकि नैना अपनी सांसों का तवाज़ुन बरकरार करने के लिए लंबे लंबे सांस लेने लगी। वहीं बालाज भी लंबा सांस भरता बगैर कुछ देखे गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर गया, जबकि वहीं नैना स्टिल रह गई थी। आह! बालाज तो वहाँ से जा रहा था, नैना की आहो बका पर पलटा तो गाड़ी के दरवाजे में नैना की उंगली फंसी थी, जबकि वो मचल रही थी। वो पल में उस तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला। नैना का चेहरा सुर्ख और आंसुओं से तर था। बालाज के दरवाज़ा खोलते ही नैना ने हाथ बाहर निकाला तो उसके 2 नाखून जड़ से उखड़ गए थे और वो बेउसान रो रही थी। अब उसकी सिसकियाँ चीखों में बदलने लगी थी। नैना, बालाज ने उसका वही हाथ थामा और झट से उसे गाड़ी में बिठाया। उसकी हालत देखकर बालाज का दिल खूब डूबा। उसने ऐसा नहीं चाहा था कि वो नैना को नुकसान दे, मगर वो दे रहा था। वो पोर्च से गाड़ी भगा ले गया था। डॉक्टर के क्लिनिक से ड्रेसिंग करवाकर वो बाहर निकले तो नैना अब भी सिसक रही थी। दर्द था कि कम नहीं हो रहा था। बालाज के दिल में उसकी सिसकियाँ शदीद असर कर रही थी और अभी से पहले वो गाड़ी में बैठते कि बालाज से की गिरी और वो नीचे झुककर की उठाता कि हवा में फायर की आवाज़ आई और सिसकियाँ बालाज के कानों में शीशा पिघला गई थी। बालाज, नैना के लबों से आह आज़ाद हुई थी और नैना ज़मीन बोस हुई, जबकि बालाज ने पलट कर देखा जहाँ से फायर बालाज पर चलने वाला था, मगर नीचे बैठने की वजह से उसकी जद में नैना आ गई थी। ये ज़रूर सुल्तान का काम था। उसे 1 मिनट में अंदाज़ा हो गया था, मगर उसकी तड़पती हुई जान, हाँ उसकी जान। नैना, इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बालाज स्ट्रेचर के साथ दौड़ता नैना का हाथ थामे हुआ था जो खूनम खून हो रहा था। बेबस था, बस नहीं चल रहा था। नैना की सांसें भारी हो रही थी, जबकि बालाज बेचैन सा था। उसे सीने में समोले, आखिर को वो इतनी तकलीफ में थी और बालाज से बिल्कुल उसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। देखो इधर, तुम आंखें बंद मत करना। नैना, ऐसा मत करना मेरे साथ, बालाज चीखा, जबकि नैना जिसकी आंख से मुसलसल आंसू टूट टूट कर उसकी गर्दन में गिर रहे थे इधर उधर सर पटकने लगी। हमारा बच्चा, उसकी हिचकी बन गई थी। बालाज ने उसकी कलाई को प्यार किया। वो ठीक होगा, बस तुम हिम्मत से काम लेना। सुन रही हो ना मेरी बात नैना? बालाज ने उसके चेहरे पर हाथ रखा, जबकि स्ट्रेचर अब आईसीयू तक पहुंच चुका था। नैना ने बालाज का हाथ सख्ती से पकड़ा था। हमें माफ़ कर दें, वो बोली, आवाज़ हद से ज़्यादा मध्यम थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। एक बार फिर मुझे धोखा दे रही हो, डैम इट। वो गुस्से से दहाड़ा, जबकि नैना के लबों पर मामूली सी मुस्कुराहट और उसके बाद उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। सर प्लीज़ आप बाहर रुकें, नर्स ने बालाज को रोका जो साथ ही अंदर आ रहा था। नहीं, वो मेरी बीवी है। सॉरी सर, आपको वेट करना होगा, नर्स ने माजरत खाना अंदाज में कहा। स्ट्रेचर लिए अंदर चली गई। नैना की टांग पर 2 गोलियां लगी थीं, जबकि एक शाने पर और एक गोली ज़ाया हो गई थी। बालाज बेचैनी से आईसीयू के बाहर इधर से उधर टहल रहा था। इस वक्त उसका गुस्सा सवा नेज़े पर था। उसे खुद पर उससे गुस्सा आ रहा था। ना वो झुकता और ना ही नैना को दोहरी इज़्ज़त बर्दाश्त करनी पड़ती। उसका पुसमुर्दा चेहरा देख बालाज ने सर थाम लिया था और दीवार पर मुक्का मारा। नहीं जीएफ, वो ख्यालात में बड़े लाड से बोला। नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे यकीन है हमारे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। उसने गीली सुर्ख आंखों को रगड़ डाला था और वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसका सेल बजने लगा और उसने कॉल अटेंड की। सर आप किधर हैं? सुल्तान आपके ताकुब में है सर, आप किधर हैं? मैं खुद पहुंचता हूं वहां, हारून ने बेचैनी से कहा तो बालाज के जबड़े बिंच गए थे। आने दो से, सरसराते लहजे में बोलकर उसने कॉल कट की, जबकि हारून ने उसकी कॉल ट्रेस की और हाई सिक्योरिटी लेकर वो उसकी लोकेशन, जो कि एक हॉस्पिटल की थी, वहां पहुंचने के लिए निकला। जबकि बालाज ने एक नज़र आईसीयू के दरवाजे पर डाली। मैंने तुमसे बढ़कर कभी किसी लड़की को नहीं चाहा। तुम्हारा और मेरा हिसाब ख़त्म नहीं हुआ ना? तुम्हारी सांसों को चलना है अभी, वरना इस्लामाबाद में कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। जुनूनी अंदाज में सोचता वो जानबूझकर बाहर निकला और अपनी गाड़ी की जानब बढ़ने लगा। उसके बिखरे अफसुर्दा मगर पुरजलाल हुलिया और अंदाज पर कितनों की नज़रें उस पर उठी थी, जिन्हें वो महसूस किए बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर से अपनी गन निकाली। अभी वो गन की मैगजीन निकाल कर अंदर मौजूद गोलियों की तादाद देख रहा था कि उसके इर्द गिर्द 2 बड़ी बड़ी गाड़ियों ने घेरा बना लिया, कुछ इस तरह के बालाज बीच में और वो गाड़ियाँ जिनमें सुल्तान के चेले गार्ड समेत सुल्तान खुद भी था। बालाज ने तिरछी नज़रों से नज़ारा देखा। उसने गन को पिछली जानब पेंट में उड़ा लिया और बगैर मैगजीन देखे गाड़ी जो पहले उसके गिर्द घूम रही थी, झटपट आदमी उतर कर मजीद उसके गिर्द घेरा तंग करने लगे थे। बालाज यूं ही खड़ा था जबकि एक गाड़ी में से सुल्तान बाहर निकला।
तूने मेरे भाई को मार दिया। गाड़ी से निकलते वो शहाना चाल चलता बालाज को घूरते हुए बोला, जबकि बालाज मुस्कुरा दिया, जहरीली मुस्कुराहट। साले ये काम किए मुझे बहुत वक्त गुजर गया, मगर कोई बात नहीं, तुझे अब पता चला। बालाज के अंदाज देख सुल्तान को आगे लग गई थी। अब अपने बुलबुल के साथ तू भी मर। सुल्तान ने उसके माथे पर बंदूक रखी। अबे ओ, बालाज दहाड़ा सुल्तान के बंदे, जो बालाज की सरकत पर अपनी बंदूकें तान चुके थे, सुल्तान के हाथ के इशारे से रुके थे। जुबान गुद्दी से खींच लूंगा अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला, वो खूनखार नजरों से उसका गिरेबान पकड़ते बोला। तो सुल्तान मुस्कुरा दिया। ये तुम जैसे बच्चों में ये बात सबसे बुरी होती है। अपनी बच्चियों के लिए एकदम जज्बाती हो जाते हो। फ़ायदे में रहोगे, मुझसे हाथ मिला लो। जबकि बालाज ने अपनी सुर्ख आंखों से सुल्तान को देखा और फिर उसके बढ़े हुए हाथ को। लोगों में खड़े और फिर वहाँ ढेर सारे लोगों में खड़े हारून को एक तिरछी नज़र से वो देख चुका था। वो जानता था अगर हारून यहाँ पहुँच गया तो वो अकेला नहीं है। सुल्तान के आदमी, जो सुल्तान और बालाज की जानब मुतवज्जो थे, वो महसूस ही ना कर सके कि उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। जबकि बालाज सुल्तान को अपनी पुरसोच नजरों में उलझाए हुए था। तुझे लगता है मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगा? बालाज ने उल्टा मुस्कुरा कर अब उससे सवाल कर डाला। तुझे मिलाना पड़ेगा वरना अपनी जान से जाएगा। मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं, बस ये जो तेरा दिमाग है ना, ये मेरे बहुत काम आएगा। बोल, मौत कबूल है या जिंदगी? सुल्तान दो टोक अंदाज में बोला, जबकि बालाज ने सर हिलाया और ताली बजाता हंसता हुआ उससे दूर हुआ। चारों जानब बेशुमार लोग होने के बावजूद ऐसा सुनसान सड़कों पर हू का आलम था। सन्नाटा था जैसे गर्मी की चिलचिलाती धूप में। जबकि अब बालाज की ताली की और हंसने की आवाज़ इस सन्नाटे में उठी। सुल्तान उसे तेवरी चढ़ाई देख रहा था, जबकि बालाज ने एकदम ही अपनी पैंट की बैग से गन निकाली और बगैर रुके सुल्तान के वजूद को उसने गोलियों से भून दिया। गोलियों की आवाज़ फिजा में खटाखट सुनाई दे रही थी, जबकि सुल्तान का वजूद मुसलसल झटकों में था। जबकि दूसरी तरफ हारून सुल्तान के बंदों को अपनी सिक्योरिटी के साथ मिलकर काबू में ले चुका था। सुल्तान का वजूद खूनम खून होकर ज़मीन बोस हुआ तो बालाज ने गन की नोजल पर फूंक मारी। इनकाउंटर, वो एक उदास से बोला। वहाँ मौजूद सुल्तान के वजूद पर एक हुजीली नज़र वहाँ मौजूद सुल्तान के वजूद पर डालकर उसने हारून को और दूसरे ऑफिसरान समेत वहाँ दूसरे सिपाही भी थे जिन पर एक नज़र डालकर वो वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर की जानब चल पड़ा था। अंदर कदम रखते ही वजूद में एक बार फिर बेचैनी भर गई, जबकि आईसीयू से अब तक भी बाहर कोई नहीं आया था। और फिर तवील अज़ियत अमेज़ इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर निकली, जिसके लबों पर मद्दम मुस्कुराहट थी। यू आर टू लकी सर, योर वाइफ एंड चाइल्ड दोनों सेव हैं। उसने मुस्कुराकर बालाज को ज़िंदगी की नवीद दी तो बालाज ने दिल से खुदा का शुक्र अदा किया। क्या मैं मिल सकता हूँ? उसने डॉक्टर से पूछा। नहीं, अभी कुछ देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप मिल सकते हैं, उसने कहा और अपने कैबर की जानब चलने लगी, जबकि बालाज भी उसके पीछे आया। डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। वो तंग आ गया था इस शदीद डिप्रेशन वाले माहौल में। तभी उसने कुछ सोचे समझे बगैर कहा तो डॉक्टर उसे हैरत से देखने लगी। बट सर, शी नीड गुड ट्रीटमेंट, उसने कहा। मैं सब अरेंज कर लूँगा, आप डिस्चार्ज करें, बालाज ने बेलचक और कुछ कुछ ज़िद्दी लहजे में कहा। तो बिल आखिर डॉक्टर ने उसे सिग्नेचर ली एक पेपर पर, जिसके बाद वो हर चीज़ का जिम्मेदार खुद था। डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर देखकर बालाज की मुस्कुराहट और उसमें उठता एक गहरा डिम्पल देखा। बालाज भी उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, मगर उसे परवाह नहीं थी। आपकी स्माइल खूबसूरत है, डॉक्टर ने बिल आखिर दिल की बात कह ही दी। बालाज ने गबरूज खाकर उसको देखा, जो अब खूब शर्मिंदा सी लगी थी, मगर वो और खुलकर मुस्कुरा दिया। यही बात एक बार फिर मेरी वाइफ के सामने भी कहना, तब ज़रूर मैं आपकी इस तारीफ़ का जवाब दूंगा, वो हल्के फुल्के अंदाज में कहता बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर के लब भी मुस्कुराए थे। अपनी जिद मनवाते हुए वैसे अपने फ्लैट में ले आया और अब तक उसने हवेली में किसी को खबर नहीं की थी, जबकि टीवी पर चलने वाली न्यूज़ से सभी आगाह हो गए थे और बख्त का सीना फ़ख्र से मज़ीद चौड़ा हो गया। उसके बेटे का कारनामा ही ऐसा था, जबकि आबिश को उसकी फ़िक्र सताई जा रही थी। वक्त एक बार फिर फ़ोन करके पता तो कर ले, उसने जिद छोड़कर एलईडी का बटन बंद किया, जबकि वक्त ने घूर कर उसकी जानब देखा। हमारी बात समझ आ रही है? आबिश भी गुस्से से पहली बार बोली। शायद उसे इतने गुस्से से वक्त को देखा था। नहीं, तुम्हें मसला क्या है ये बता दो। वक्त ने उसका हाथ पकड़कर खुद पर खींचा तो आबिश घबरा गई। आपको ये एक एक मिनट में क्या हो जाता है? आबिश उस पर से उठने लगी, मगर वक्त की पकड़ मजबूत थी। मुझे एक एक मिनट में तुम पर प्यार आता है, मैं क्या करूं? वक्त बेबसी से बोला तो आबिश माथे पर हाथ मार कर रह गई थी। बेटे की खैरियत तो पूछ लो, नैना भी उसके साथ है, वो कुछ गलत ना कर दे। आबिश ने परेशानी से उसकी जानब देखा। उन्हें टाइम स्पेस चाहिए और मैं बिल्कुल भी किसी के प्राइवेट लम्हों में अपनी टांग नहीं डाल सकता, समझी? उसने आबिश के फूले गालों पर प्यार किया तो वो सुर्ख पड़ गई थी। मगर वो तो हमारा बेटा है ना, उसे झिझकते हुए से देखा। बेटा छोटा काका नहीं है, पूरे से भी ऊपर की चीज़ है। अपने पोता पोते आने के बारे में पता चलने के बाद भी तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ? बेबी डॉल, इतनी मासूम क्यों हो? आबिश ने खुद पर झुकते वक्त को पीछे किया और उस पर से हटकर गहरा सांस भरा। हम तो बहुत खुश हैं, हम दादी बनने वाले हैं, वो खुशी से चहकी।
ही इतनी सी दादी। वक्त ने सरासर उसका मजाक बनाया तो आबिश ने खींचकर उस पर कुशन मारा। अरे यार सॉरी। वक्त हंसते हुए अपना दिफा करने लगा जबकि आबिश मुसलसल उस पर हमले किए जा रही थी। बताता हूँ तुम्हें। वो उसकी जानब लपका जबकि आबिश जल्दी से बाहर निकल गई। कोई बैद नहीं थी इस आदमी से तो। शहरी बाबा मम्मा जा चुके हैं। कब तक मैं अपने ससुराल में पड़ा रहूं? हॉल रूम के सोफे पर शहरी मज़े से बैठी स्ट्रॉबेरी खा रही थी जबकि फाइक भुना कर बोला, तो आप भी जाएं। वैसे भी मैं सोच रही थी आपकी गैरत कहाँ सोई हुई है। वो मज़े से उसे चिढ़ाने के लिए बोली जबकि फाइक अच्छा खासा चिढ़ गया था। कभी जब तमीज़ के दो बोल तुम्हारे तुम्हारे इन सारे नखरों का ना मैं इलाज ऐसा करूँगा, याद रखोगी। कभी जब तमीज़ के दो बोल बोल लो, दो बोल बोल लो। शहरी ने उसकी नकल उतारी जबकि बेटी के कारनामे आबिश ऊपर खड़ी देख रही थी। और अब घर जाकर कौन सा इलाज करना है? यहाँ कौन सा बाज आ गई? शहरी ने घूर कर उसे देखा। मगर मतलब तुम में शर्म वरम की कोई चीज़ है? फाइक जज्बस हुआ जबकि शहरी डिठाई से उसे देखे गई। आपके साथ मैं क्यों जाऊँ? कोई एक वजह भी बता दें। शहरी ने स्ट्रॉबेरी का खाली बाउल फाइक के हाथ में थमाया। अब तो उसका खुद का दिल भी फाइक के आगे हार रहा था। तभी उसके नखरे अरूज पर थे, या शायद जब से वो माँ के रुतबे पर फायज हुई थी, वो माँ बनने के रुतबे पर फायज हुई थी। फाइक ने बाउल पकड़ कर टेबल पर पटका। अपने घर जाने की कोई रीज़न हुई है कभी? फाइक जो उसे कभी ना बताने का इरादा रखता था इस लड़की की डिटाई पर हारने लगा था। देखिए मिस्टर फाइक, मुझे भूख लगी है। पहले तो ये आइसक्रीम का बाउल दें। शैरी ने टेबल पर से आइसक्रीम का बाउल उठाने को कहा जबकि फाइक उसके अदा पर अशश कर उठा था। वो आंखें फाड़े उसके हाथ में बाउल थमा चुका था। हाँ तो बात यह है कि ना आपको मुझसे प्यार ना मुझ पर इतबार, फिर किस हैसियत से मैं आपके साथ जाऊँ? शैरी बेधड़क बोली तो फाइक का चेहरा सुर्ख हुआ। लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। उसने जिद छोकर से समझाना चाहा मगर मुकाबिल पर ज़रा भी असर ना हुआ। तो कैसी बातें करें? शैरी ने छोटी सी नाक फुलाई थी। आप ना बस सबके सामने बहुत शर्म आती है जबकि अकेले में ऐसी हरकतें देखी हैं कितना तंग करते हैं, और वो भी जानबूझकर। कल भी आपको सुकून। इससे पहले शैरी फाइक की इज्जत की धज्जियां बिखेरती उसने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ए बेवकूफ़। फाइक उस पर झुके इधर उधर देखने लगा कि किसी ने सुन तो नहीं लिया जबकि शैरी बीच में आइसक्रीम बाउल थामे आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। तुम ना मेरे इश्तिहार चिपका दो। फाइक ने मध्यम आवाज़ में खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा तो शैरी ने मुंह बना लिया। झूठ नहीं बोलती मैं, हर वक्त घूरते रहते हैं, कभी जो सीधे मुंह बात की हो। शैरी ने बाउल उसके हाथ में पटक कर मुंह मोड़ लिया जबकि फाइक को हंसी आ गई थी। इतना सच भी बोलने को नहीं कहा तुमसे। उससे मुस्कुराकर शैरी का फूला मुंह अपनी जानब किया। ए प्रिंसेस, आई एम सॉरी। उसने शैरी का हाथ थाम कर उस पर प्यार किया तो शैरी एक पल में सुर्ख हुई थी। सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने बहुत तकलीफ़ दी तुम्हें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने शैरी की जानब देखकर अफसोस से कहा तो शैरी ने फाइक के हाथ से अपने हाथ निकाले थे और उसके हाथ थाम कर रुख उसकी जानब किया। आंखें सुर्ख और पुरनम हो गई थी। कसूरवार तो मैं हूँ, मैंने बहुत गलत किया, सबका मान तोड़ा। आप मुझे माफ़ कर दे। मैं उसकी आवाज़ भीग गई जबकि फाइक ने एक हाथ बढ़ाकर उसको सीने से लगाया। मेरे दिल में हमाद बिल्कुल नहीं है, ना ही बस इसकी। आपको पता है जब मैंने उसके दोस्तों को गाड़ी में देखा तो मैं उसी वक्त भाग जाना चाहती थी मगर उन्होंने मुझे मुझे बांध दिया। मेरी कोई आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। मैं उस शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकती जिसने मुझे मोहब्बत की आड़ में रुस्वा किया। आप मुझे माफ़ कर दे। और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे दिल में हमाद नहीं है। वह बाकायदा रोने लगी तो फाइक ने उसका चेहरा बुलंद किया। कौन है फिर तुम्हारे दिल में? उसे शोखी से पूछा तो शैरी सुर्ख पड़ गई थी। बताओ ना। उसे इसरार किया तो शैरी ने फाइक की जानब देखा मगर लबों से एक लफ्ज़ ना कहा जबकि फाइक के लिए इतना इकरार भी बहुत था। मैं कदर करता हूँ उस दिल की जिसमें सिर्फ मैं हूँ, उसने प्यार से कहा तो शैरी ने उसकी जानब देखा। और आपके दिल में? शैली की सवालिया नज़रों पर फाइक बहक ही उठा था। जान घर चलो, ये बात तो तफसील से बताने की है। इससे पहले वो बहकता बख्त ने खनकारा तो वो फुदक कर उससे दूर हुआ था। ये क्या हो रहा है? उसने तिरछी नज़रों से फाइक को देखा जबकि शैरी भी शर्मिंदा सी दिखी। वो अंकल, मैं शैरी से घर चलने की बात कर रहा था। फाइक हकला ही गया जबकि वक्त को उसकी हालत देखकर खूब मज़ा आया मगर उससे अपने तसव्वुरात ना बदले। मेरी बेटी को तुम मेरे सामने जान बोलोगे और मैं बर्दाश्त कर लूँ। उसे सख्ती से फाइक को घूरा जबकि आबिश ने वक्त को देखकर बेबस सांस भरी थी। दामाद है वो हमारे, कुछ तो लिहाज कर ले। आबिश ने उसका हाथ थामा। इधर ही बलाज होता तो मिठाई के रिकॉर्ड तोड़ देता बाप से दूबदू होने में। जबकि शैरी और फाइक तो शर्मिंदगी के मारे सुर्ख हो रहे थे। वक्त ने एक पल को बेटे के बारे में सोचा और फिर फाइक का मुंह देखकर वो कहका ना रोक सका। भाई भी तुम्हारी बीवी है, ये भी तो कह सकती हो। फाइक वक्त के हंसने पर फाइक भी मुस्कुरा दिया जबकि शैरी और आबिश भी। बारी कमरे में दाखिल हुआ तो सामने अलीश को अलमारी में घुसे देखकर उसने मज़े से दरवाजे को लॉक किया। क्लिक की आवाज़ पर अलीश ने अलमारी से सर निकाला और बुरी तरह उसके घूरने पर बुखला गई थी।
चोर? बारी ने मसनूई गुस्से से कहा, जबकि दिल ही दिल में वो उसकी मौजूदगी पर खुश हुआ था। नहीं, मैं तो वो रिंग। अलीश सर झुकाए शर्मिंदा खड़ी थी, जबकि बारी उसको घूरे जा रहा था। इधर आओ। बारी की एक्टिंग अभी भी जारी थी, जबकि अलीश का तो रंग ही फीका पड़ गया था। बारी, मैं तो बस रिंग लेने आई थी। सॉरी, मैं आपकी अलमारी में आपकी परमिशन के बगैर। मैंने कहा इधर आओ। अभी वो अपनी सफाई में बोल भी ना सकी थी कि वो फिर गुस्से से बोला तो अलीश मुंह बसोरती उस तक पहुंची। बारी, सॉरी। वो रूहानसी हो गई, जबकि मुकाबिल का दिल किया अपनी एक्टिंग पर आज खुद को अवार्ड ही दे डाले। हाथ दिखाओ। बारी ने उसके हाथ में अंगूठी देखी जो उसके खूबसूरत हाथ में जगमगा रही थी। वही हाथ खींचकर उसने अलीश को अपनी जानब खींचा तो उसके सीने से आ लगी। बारी, अलीश का लहजा लड़खड़ाया। तुम इतनी बड़ी चोर निकली, मेरी मंगेतर की अंगूठी चुरा ली। बारी ने उसके चेहरे से प्यार से बाल हटाए। मगर ये तो, अलीश नासमझी से इससे पहले कुछ बोलती कि उसकी आंखों की शरारत पहचान गई और वो जो बहकने के फुल मूड में था उसके धक्का देने पर पीछे हटा। इतने बुरे हैं आप? वो गुस्से से भुनाई। हैं, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना गुस्सा? अभी मैंने कुछ किया भी नहीं। बारी ने उसे फिर पकड़ना चाहा, जिसने तकिया उठाकर उसके मुंह पर मारा, जिसे बारी ने हंसते हुए कैच किया। क्यों मुझे डराते हैं इतना? अलीश का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हुआ था। जान हो ना तुम मेरी। बारी ने दांत निकाले तो अलीश ने आंखें सुकेड़ी। और उसी जान पर आपने कितना शक किया और मुझे काटा भी। अलीश ने खफकी जाहिर की। अरे यार, पागल हो ना थोड़ा सा, तुम्हें पता तो है। और तुमने भी तो मेरे मुंह पर खींच कर अंगूठी मारी। नाक टूटती टूटती रह गई। बारी ने अपनी नाक को छुआ तो अलीश उसकी अदाकारी पर एक और तकिया देकर मारा था। झूठे, ये आपका ही कारनामा था जिस पर मुझे गुस्सा आया, और आपने फील भी नहीं किया। उस दिन के बाद मैं यूनी भी नहीं गई। अलीश ने उसे याद दिलाया। बेबी पता है। बारी ने लाड से उसकी जानिब बढ़ना चाहा, मगर अलीश बदक कर दूर हुई। ये क्या बार बार ऊंची हरकतें करना चाह रहे हैं? उसने घूरा। एक तो करने दो। बारी ने ज़बरदस्ती उसे कैद किया और उसको दीवार के साथ लगाकर अचानक ही वो जोश में उस पर झुका तो अलीश की आंखें फट गई थी, जबकि बारी अपने अमल में मसरूफ़ हो रहा था। अलीश का दम घुटने लगा, जबकि बारी को ज़रा भी इस पर तरस न आया। अलीश के दिल की धड़कनें तेज़ से तेज़ तर हो गई थी और फिर अचानक ही वो उससे दूर हुआ तो अलीश के होंठों से एक सुर्ख लकीर निकली। उप्स, सॉरी यार, वो मैं ज़रा। बारी ने शर्मिंदगी से उसके होंठ साफ करना चाहे, जबकि अलीश तो गुस्से से पागल हो गई थी। यू चीट। ऊँचे अच्छे छोरे उस पर मुक्के बरसाते गए, जबकि वो हंसता हुआ हर बार सहता रहा। नैना की आंख खुली तो कमरे में अंधेरा महसूस करके वो घबरा उठी। वो कहाँ थी? उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे अपने पास कोई महसूस तो हुआ, मगर अंधेरे के बायस उसे बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है और उसके पास कौन है। मगर उसे शदीद प्यास लग रही थी। उसे कुछ उठना चाहा तो शाने पर शदीद दर्द की लहर उठी तो वो कराह गई थी। आह! उसने दांतों तले लब दबाकर दर्द कम करना चाहा और उसे गुजरा हर लम्हा याद आ गया, कैसे उसे गोली लगी थी और किस तरह उसकी तकलीफ़ पर वो तड़प उठा था। नैना के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खिल गई, मगर अंधेरे में वो बस सोचे जा रही थी। क्या वो हॉस्पिटल के बेड पर थी? मगर फिर उसके साथ कौन था? वो पुरसोच हुई और हाथ से बैठ के दूसरे से हिम्मत कुछ टटोलना चाहा। महसूस हुआ तो किसी का हाथ, और फिर उसने बमुश्किल करवट लेते अपने दूसरे हाथ की मदद से मजीद टटोला तो किसी का चेहरा था। नैना इस बेहोशी की नींद पर कुछ चिड़ी और वो जो कोई भी था उसका चेहरा थपथपाया तो मुकाबिल पर कोई असर ना हुआ तो उसने ज़ोर से चुटकी काट दी। वो जानती थी वो कौन था, तभी उसने बालाज की गर्दन पर चुटकी काट डाली, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी और उसके हाथ पाँव हिल नहीं पा रहे थे। ऊपर से अंधेरा, नाखूनों की चुभन और चुटकी पर बालाज हड़बड़ाकर उठा था। उफ! उसे अपनी गर्दन को मसला। नैना अब भी उसके हाथ पर हाथ मार रही थी। बालाश ने साइड लैम्प चला दिया, जिससे कमरे में रोशनी फैल गई थी। बालाश ने तेवरी चढ़ाकर उसको देखा तो नैना, जो सब ठीक होने की उम्मीद पर थी, एकदम दोबारा से बहुत पीछे चली गई। वो सहम कर बालाश को देख रही थी। तमीज़ है तुम्हें? वो बगैर शर्ट के बालों में हाथ फेरते गुस्से से बोला तो नैना को दुख हुआ। कुछ ठीक नहीं हुआ था। अभी उसकी सज़ा की मियाद कम नहीं हुई थी और सोचते ही उसकी आंखें भीगी। पर पानी, वो हमें प्यास लगी है, उसने मध्यम आवाज़ में कहा तो बालाज ने साइड टेबल का जग रखे देखा तो लापरवाही से बोला, रखा तो है, पी लो खुद। ये मुझे काटने का मकसद? वो रूखे लहजे में बोला तो नैना ने बेबसी से उसे देखा। उससे मुड़ा तक नहीं जा रहा था, क्योंकि जाके वो उठकर पानी पीती। बस चंद सेकंड गुजरे थे। नैना ने दोनों हाथों की हथेलियाँ चेहरे पर रखी और सिसकने लगी थी। वो कुछ इस तरह रो दी कि बालाज का दिल पे सिज गया। जी किया उसको सीने में समोले। क्या मसला है? मगर कुछ ड्रामा जारी रखता वो तेवरी चढ़ाकर बोला, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अब भी हमें माफ़ नहीं किया। हम, वो फूट फूट कर रो दी। उस पर जिस पर झुका और उसके चेहरे से उसके दोनों हाथ हटाए और नैना की पलकों पर ठहरे आंसू अपने लबों से उसने बड़े प्यार से चुने थे। तो नैना जान, आप माफ़ी के काबिल हैं। वो बड़े प्यार से मगर सख्त लफ्ज़ बोला था। हमारी माँ ने हमें दिखाया, हम गलत थे, कुछ नहीं जानते थे। बस वो देखा जो हमारी माँ ने हमें दिखाया, बस वही सुना, वही समझा। हम नहीं जानते थे उन्होंने हमसे झूठ बोला एक एक लफ्ज़।
वो बचपन से ऐसे ही करती थी। फिर बाबा, वो तो हमें देखते भी नहीं थे। आप जानते हैं बलाश, वो हमें मारते थे, गालियाँ देते थे, हमें खाने को नहीं देते थे, अंधेरे में भी बंद कर देते थे। हमारे वजूद में उन नफ़रतों ने जहर भर दिया, ऐसा जहर कि हम सही गलत का फ़र्क भूल गए। हम भूल गए आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। याद रहा तो अपनी हसरतों का इंतकाम और बदला जो दुरेद बख्त से लेना था, मगर हम गलत थे, आपकी मोहब्बत ठुकरा दी। वो रोती रही, अपने दिल का बोझ हल्का करती रही। तो बालाज को भी दुख हुआ था और अलीज़े से शदीद नफ़रत महसूस हुई। वो सोच में पड़ गया, बास माँ बाप कैसे होते हैं ये जाने बगैर कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, वो उनके अंदर नफ़रतें उतार देते हैं। वो इन्हीं सोचों में घिरा अब उस पर झुका हुआ था। नैना ने बमुश्किल ड्रिप लगा हाथ उठाया और बालाज के चेहरे पर रुक दिया। बचपन से नफ़रत और महरूमियाँ देखी हैं हमने, इसीलिए आपकी मोहब्बत का भरम नहीं रख सके। आंसू उसकी आंख से टूटा और उसकी गर्दन में उतर गया, जिसे बालाज ने अपनी उंगली से साफ किया और गहरा सांस भरा। वो अब उसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। एक तो वो पहले ही अजियत बर्दाश्त कर चुकी थी और दूसरा उसका बच्चा जो उसके रब की मेहरबानी के बायस बच गया था और जिसे उसने मारने तक का फ़ैसला कर लिया था। उसने उसे देखा, उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मगर बचपन से मोहब्बतों में पला बड़ा हूँ, तभी तुम्हारी मोहब्बत से खुद को छुड़ा नहीं सका। उसने प्यार से उसकी जानब देखा तो नैना के दिल को कहीं सुकून सा मिला। उसे तो सदियां ही लगी थी दरमियाँ में कि बलाज ने उसकी जानब प्यार भरी नज़र नहीं उठाई थी। बलाज, आप हमें माफ़ कर दें प्लीज़। हम आपसे, वो कुछ झिझकी, पहली बार ही तो इजहार के लिए ज़ुबान खोली थी, वो भी दिल से। आप हमसे? बलाज मज़ीद उस पर छा गया और उसी के अंदाज में बोला। चेहरे पर संजीदगी ज़रूर थी, मगर डिम्पल ने अपनी नुमाइश दिखा दी थी, जिस पर नैना अपनी उंगली रखकर उसकी जानब देखने लगी, जबकि वो तो इजहार के लिए बेचैन हुआ था। हमें आपका ये डिम्पल बहुत पसंद है। नैना ने पूरी की पूरी ही बात बदल डाली, जबकि बालाज ने तेवरी चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। डिम्पल अचानक ही गायब हुआ और वो पीछे हट गया। अंदाज खफकी लिए हुए था। नैना ने भी अपनी मुस्कुराहट रोकी। ये पानी पियो और सो जाओ, अब मुझे डिस्टर्ब किया तो फिर देखना, बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। तुम्हें प्यास लगी थी ना? वो खुदा, वो खफा खफा सा बोला और पानी का ग्लास उसको थमाया, जबकि नैना मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार थी। दिल मुतमईन और खुश था, तभी उसके नाज नखरे जो शायद उसकी शख्सियत का हिस्सा था शुरू हो गए थे। भला हम कैसे पिएं? वो बोली और आंखें फटफटाईं। तो बलाज ने उसकी कमर में संभल कर हाथ डाला, जबकि नैना सारा वजन उस पर छोड़े हुए थी। बलाज ने उसके लबों से गिलास लगा दिया, जैसे वो उसकी तरफ देखते हुए नहायत आराम से पी रही थी, जबकि दूसरी तरफ बलाज की जान पर बनी। वो दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। नैना की तो निगाह ही नहीं हट रही थी उस पर से, वो दीवानगी से उसे देख रही थी। नैना, बलाज ने उसकी तरफ देखा। जी। नैना ने भी एक फसूं से उसकी जानब देखा। तुम बहुत भारी हो गई हो, वो बोला और एकदम उसको छोड़ा। आह! नैना के मुंह के जाविये बिगड़े, कंधे में शदीद दर्द हुआ, जबकि बलाज अपना सुन हुआ हाथ झटक कर रह गया। बहुत बुरे हैं आप। नैना ने उसे एक कमज़ोर सा मुक्का मारा तो उसने शाने उचकाए। मैं क्या करूं, तुम इतनी भारी हो, मुझे नहीं पता था। वो भी पूरा बदला लेते हुए बोला। जी नहीं। नैना ने झंझलाकर उसकी बात की नफ़ी की। क्या जी नहीं? साथ साथ बदतमीज़ भी हो गए। बिलाज को उसको चिढ़ाना मज़ा दे रहा था, तभी वो आधी रात की परवाह किए बगैर उसे सुनाए जा रहा था, जबकि नैना खामोश हो गई। शायद वो बलाज की बात को सीरियस ले चुकी थी। सॉरी बलाज, वो भीगी आंखों से बोली। उसे हमेशा समझ नहीं आता था कि लड़कियां एक पल में कैसे रो देती हैं। नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, बलाज ने साफ इनकार किया, जबकि नैना का रंग फीका पड़ गया। पिछले कुछ दिनों जिस्मानी तकलीफ़ के साथ साथ उसने जितनी उसकी बेरुखी सही थी वो उसको पागल कर दे रही थी, और अब वो इन तकलीफ़ों से आज़ाद होकर एक खुली फिजा में सांस लेना चाहती थी। मगर ये क्या, बलाज तो उसको माफ़ ही नहीं करना चाहता था। नैना ने बलाज की शर्टलेस कमर देखी और अपने उसी कंधे पर जोर देकर जिस पर गोली लगी थी वो उठी। ये बात तो वो या उसका रब जानता था कि उससे इतना सा उठने में कितनी तकलीफ सही, मगर ये उससे बढ़कर नहीं थी कि बलाज उससे सारी ज़िंदगी खफा रहता। अपने लबों को दांतों तले ज़ोर से दबाकर उससे अपनी तकलीफ़ को कम करना चाहा, जो नहीं हो रही थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। हल्की सी टांग को भी जंबिश दी तो उसकी आंखों से तकलीफ की शिद्दत से लातादाद आंसू निकल गए। बलाज ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया। ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? तुम्हारे जख्म एक रात में नहीं भरने थे, ऐसे कर रही हो। लेट जाओ। वो एकदम ही उसे डांटने लगा। नैना का सुर्ख चेहरा देख जो वो उसके अंदर के दर्द का अंदाज़ा लगा चुका था। हम ऐसा क्या करें आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए? उसने बलाज को रोकते हुए कहा। बलाज ने गहरी नज़र उस पर डाली। अभी तुम वो सब करने की पोजीशन में नहीं हो, उसने नैना को लेटाते हुए मायनी खेसी से कहा, अंदाज भरपूर संजीदा, जबकि आंखों में बला की शरारत थी। नैना से भी मजीद दर्द बर्दाश्त न हुआ तो वो लेट गई, मगर बलाज जो उस पर झुका उसके सर के नीचे थकिए ठीक कर रहा था। नैना ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल कर दी। बलाज का डिम्पल उदाया। नैना ने उसकी गर्दन पर मामूली सा जोर दिया, जबकि बलाज जानबूझकर उसके हद से ज़्यादा नज़दीक हुआ।
अगर ये मोहब्बत का इम्तिहान है तो हम आज रात इसमें पास होना चाहते हैं। नैना की आवाज़ मध्यम थी जबकि उसने आहिस्ता से अपनी आंखें मूंद ली। सोच लो कभी पछताना ना पड़ जाए, पलाज उसके कांपते होठों को देखते हुए बोला। अगर इस तरह हमें माफ़ी मिलती है तो सोच लिया। नैना ने हल्की सी आंखें वाँकी और पलाज ने उसके माथे का बोसा लिया। तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर एक साथ सूद समेत हर वसीयत का हिसाब लूँगा। अभी लेने बैठा तो शायद मेरी शिद्दतें तुम्हारे लिए और मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह हों, जो मैं अब बिल्कुल भी कोई नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने उसकी गर्दन से बाल हटाए और अपनी मोहब्बत की एक महर सबत करके वो उसको अपने सीने में समोकर आंखें मूंद गया था। नैना भी मुस्कुरा दी जबकि बलाश ने उसकी पुरसकून मुस्कुराहट को देखा और नैना की भारी होती सांसों को महसूस करने लगा। जो बता रही थी वो नींद में जा रही है, ना जाने क्यों उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। 3 माह बाद बड़ी हवेली का ये मंजर पहले रोज़ की तरह था। इस वक्त छत पर बारी, आर्यान, माज, फाइक एक टीम में, जबकि एक टीम में नैना, अलीश, परी, शहरी थे और अरमिश इन सबसे दूर खड़ी थी जैसे वो ज़बरदस्ती यहाँ लाई गई हो। नैना और परी को सब बड़ों ने उछल कूद से रोका था क्योंकि दोनों ही प्रेग्नेंट थी। नैना 3 माह और कुछ दिन जबकि शहरी को 5वां महीना था और अच्छी सेहत और बेतहाशा प्यार के बायस बहुत जल्दी नैना का जिस्म फरेबी हो चुका था, जबकि शहरी तो फाइक के नज़दीक मानो गेंद ही लगती थी जिस पर शहरी का बस नहीं चलता था फाइक को खा ही जाए। और आज काफ़ी वक्त बाद बड़ी हवेली में पतंगबाजी का फिर से मुकाबला लगा था जिसमें सब शामिल थे, सब छोटे बड़े। बस फ़र्क इतना था कि बलाज हमेशा की तरह ऑन ड्यूटी था। उसका तो बस नहीं चलता था नैना के पल्लू से बन जाए, जबकि नैना को उसकी हरकतों से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। वो किसी का लिहाज नहीं करता था, सबके सामने भी उसकी गुस्ताखियाँ बाज़ औक़ात तो नैना को रुला ही देती, क्योंकि बाद में सारी ख़वातीन और लड़कियाँ जो कि नैना के माफ़ी मांगने के बाद उससे ठीक हो गई थी उसका रिकॉर्ड लगाती थी, जबकि लड़के भी उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। नैना ने एक फ़र्ज से माफ़ी मांगी थी, ख़ास तौर पर शहरी, आर्यान और बारी से, और जल्दी वो सब उसे माफ़ कर चुके थे क्योंकि जिन 2 लोगों की वो गुनहगार थी उसे माफ़ कर चुके थे, तो इन सब की भी नफ़रत करने का कोई जवाज़ नहीं था। सबसे ज़्यादा बारी, आर्यान और माज उस पर हुटिंग करते और वो ज़िद हो जाती। वो तो आबिश के रोकने से भी नहीं रुकते थे, मगर नैना इन सब के बड़े दिल और बेपनाह मोहब्बत की कायल हो गई थी और सोचने लगती कि उसकी माँ बेक वक्त खुश नसीब होने के साथ कितनी बदनसीब थी, इस ख़ानदान का हिस्सा थी। खुश नसीब इस तरह कि वो भली जैसी भी थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी बदनसीबी ये थी कि वो इन लोगों की मोहब्बतों का हक़ अदा ना कर सकी। अगर इन सब की मोहब्बतों को पाकर अपनी गलतियों पर मज़ीद पेशेमान थी, मगर बलाज की मोहब्बत उसकी रगों में खून की मानत दौड़ती थी और अब भी वो इसे मिस कर रही थी, जो बामजबूर ड्यूटी पर गया था, वादा करके कि वो जल्द आ जाएगा। नैना ने अरमी से भी बात करना चाही, मगर वो उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, जबकि उसने महसूस किया था आर्यान एक हसरत से उसकी जानब देखता है, जबकि अरमीश की आंखों में जैसे कांच की सी टूट फूट थी। मगर ना ही अरमीश उससे बात करती थी और ना ही उसकी किसी बात का जवाब देती थी। इस वक्त भी सब लड़के एक तरफ जबकि लड़कियां एक तरफ थी, जबकि सब बड़े सुकून से बैठे इन सबको चहकता हुआ देख रहे थे। कमी थी तो सिर्फ बलाज की, और वो सब लड़के सख्ती से बख्त को लड़कियों की साइड पर आने से मना कर चुके थे, जबकि वो मुँह बसोर कर रह गईं। लड़कियों, अभी ब्यू आएंगे ना, फिर देखना, शहरी ने गुस्से से कहा, जबकि वहाँ परवाह किसे थी, जबकि वो सब अपनी अपनी पतंग उड़ाकर इन सबको शदीद जला रहे थे। नैना, शहरी, आप दोनों बैठ जाओ बेटे, इतनी देर खड़ा होना ठीक नहीं, आबिश ने कहा तो इन दोनों ने ही बल्कि सब ने मुँह बसोरा था। मैम, यहाँ हम मार रहे हैं, नैना ने कहा तो मुस्कुरा दी, जबकि शहरी भी उसकी हम जुबान थी। अलीशा और परी तो बस पतंग उड़ाने के चक्रों में थी, जो कि 3 बार फट तो चुकी थी मगर हवा में उड़ने का नाम नहीं लिया, जबकि दूसरी जानब चचूर अपने रूज पर था और इतनी ही देर में बलाज के कदमों की आहट पाकर नैना सीढ़ियों की जानब चली गई। आप आ गए, खुशी से तमतमाते चेहरे से वो बोली तो बलाज ने उसको एहतियात से 2 सीढ़ी नीचे खींचा था। जी मेरी जान, गुलाम हाजिर है, हुक्म करो तो एक किस कर लो, वो शोखी से बोला, जबकि नैना शर्म से सुर्ख हुई थी। सब बैठे और आप वो ऊपर देखने लगी जहाँ अभी भी शोर हंगामा था। प्यार किया तो डरना क्या, वो बाहें वाकिए उसे उनमें समोने लगा, जबकि वो जल्दी से 2 सीढ़ी ऊपर चली गई। अब सुधरेंगे नहीं, वो बोली तो बलाज घूर कर रह गया। आप चले ना, अब हमारी साइड से पतंग उड़ाएंगे, वरना मैं बता रही हूँ, नैना ने अब्रू उचकाकर पूरी धमकी दी, जबकि बलाज उसके शोल्डर पर हाथ रखता अब ऊपर आ गया था। ओके तो क्या करोगे मुझे बदले में, ओके तो क्या दोगी मुझे बदले में, उसने उससे भी आड़े हाथों लिया था। आपकी सोच से भी ऊपर, नैना बोली तो बलाज की आंखें फैल गईं, जबकि वो पीछे हट गई और होंठों पर अब भी मुस्कान थी। बात सुनो, मेरा मतलब कुछ क्लियर तो करो, उसने नैना को हाथ के इशारे से बुलाया तो उसने नफ़ी की, जबकि शायरी ने उसे घूर लिया। अलीश और परी भी साथ थी। ब्यू, पतंग उड़ाएं और इनका बैंड बजाएं, बहुत उछल रहे हैं, शायरी ने चरखी और पतंग बलाज को थमाई। ये क्या हो रहा है, बारी समेत वो सब इनके गिर्द पहुँच गए थे।
वही जो नजर आ रहा है। अब मेरे ब्यू का मुकाबला करो, शेरी ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। ओ हेलो, दम है तो खुद मुकाबला करो ना। फाइक ने चुपके से शेरी की शॉल के नीचे से उसकी कमर में हाथ डाल लिया और सुकून से कहा, जबकि उसकी उंगलियों की हरकत पर शेरी की तो जैसे बोलती बंद हो गई। ब्यू आप करें ना, इनका मुकाबला लग पता जाएगा इन सबको। अलीश भी बोली तो बारी ने उसको पूरी बतीसी निकाल कर देखा। मोहब्बत की जंग में अपने ब्यू को क्यों खींच रही हो? तुम खुद आओ ना, बंदा हारे ना तो जाने मन नाम बदल देना। बारी की मायनी खेस नजर अलीश को सुर्ख कर गई, जबकि परी तो पहले ही मास की आमद पर खामोश थी। बलाज ने इन सबको एक एक नज़र देखा, जबकि आर्यन ने भी बलाज को अपनी जानब खींच लिया। आप हमारी तरफ से खेलेंगे समझे, वो बोला तो बलाज ने दाद देने वाले अंदाज में उसकी जानब देखा, जो उसको ऐसे पकड़े खड़ा था जैसे अब कभी नहीं छोड़ेगा उसे। और हमारा साथ डैड देंगे। नैना ने बख्त की जानब देखा तो एक हुर्रे का नारा बुलंद हुआ। बख्त भी फौरन खड़ा हो गया, जबकि बलाज समेत सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। गुड लक सन, बख्त ने पतंग को फिजा में बुलंद किया। तभी बलाज ने भी और बाप की तरफ देखा। लव यू डैड, उसने कहा। दोनों पुरजोश से फुल फॉर्म में दिख रहे थे, जबकि सबने एक कोहराम मचाया हुआ था। शेरी और नैना को तो खींचकर आबिश ने बिठा लिया, वरना इन दोनों लड़कियों ने सबसे ज़्यादा शोर किया हुआ था। जबकि अरबिश दूर खड़ी ये नज़ारा बस हल्की सी स्माइल से देख रही थी। बलाज के गिर्द लड़के, जबकि बख्त के गिर्द लड़कियां खड़ी थीं, जबकि आसमान की चादर पर दो पतंगे एक दूसरे को काटने के चक्रों में थी। डैड प्लीज़ हारना मत, नैना और शेरी बोली, क्योंकि बलाज की पतंग बख्त को कटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और कुछ ही सेकंड्स में लड़कों का एक उद्यम उठा, क्योंकि बख्त की पतंग कट चुकी थी, जबकि सारी लड़कियों का मुंह लटक गए। बलाज समेत वो सब मुश्तरका भंगड़ा डाल रहे थे, जबकि साथ साथ इतनी हुर्रेबाजी थी कि कान फड़ी आवाज़ सुनाई ना दे। आबिश ने बख्त को देखा, जो बहू और बेटी समेत इन सबको घूर रहा था, और वो उठकर उस तक पहुंची। बूढ़े हो गए आप, उसने मुस्कुरा कर कहा। यार तुम तो चुप करो, बख्त ने झंझला कर कहा। उसे इतनी सी भी अपनी हार कबूल नहीं थी, जबकि लड़कों ने बाबिश को पकड़ लिया था और वो उसके गिर्द चक्कर काटते अपनी खुशी का जश्न बना रहे थे। सब नीचे आए तो माँ ने ज़बरदस्त खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि सब तो एक बड़ी हवेली में जमा थे और दूसरा शाम भी ढल आई थी। ए सुनो, बलाज ने नैना को रोका, जिसने पलट कर सवालिया नजरें उठाई थी। अब क्या मिलेगा मुझे? पूरी बतीसी निकाल कर वो बोला तो नैना ने घूर कर उसे देखा। 2-4 मुक्के, उसने सुकून से कहा। वट? बिलाज का मुंह खुल गया था। आपने हमें हराया, नैना ने मुंह बसोरा। रजाना तो आप हमें हराती हैं, आज ये गलती हो गई, मास्टर चाहता हूँ। वो सिर झुकाकर एक हाथ दिल पर रखते हुए बोला तो नैना ने मुस्कुराहट दबाकर उसकी तरफ देखा। ओ हेलो, हर जगह रोमांस शुरू कर देते हैं, इर्द गिर्द देखा, महफिल गर्म है, बारी ने चुटकी बजाकर कहा तो बालाज ने उसे गुरा। और तुम जो अपनी वाली से चिपक कर बैठे उसका क्या? बालाज ने कहा तो बारी ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हम तो मियाँ बीवी हैं, वो बेतकान बोला तो सब हंस दिया। और हम पड़ोसी, बलाज ने उसकी गुद्दी पर हाथ रसीद किया तो वो बुलबुला गया। और यूं ये महफिल इस तरह खाने के दौरान भी ज़ाफ़रान बिखेरती रही। मैं बिल्कुल उस आर्यन से शादी नहीं करूँगी, सब जानती हैं आप, फिर क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? अरमिश चीखी। ये तो शिक्कर था घर पर कोई नहीं था, वरना सब क्या सोचते। शाह और फाइक ऑफिस थे, जबकि शहरी बड़ी हवेली गई थी, क्योंकि आर्यन की शादी के साथ मास की शादी भी थी, जबकि वलीमा सबका मुश्तरका बड़ी हवेली में मुनक्किद किया गया था। शहरी को लास्ट मंथ, जबकि नैना को भी छठा महीना था, तभी सब ने इन दोनों का वलीमा बाला निकाल दिया था, क्योंकि दोनों ही आजिज़ आई हुई थी। नैना तो हैवी ड्रेस से मना कर चुकी थी। अरमिश होश में आओ, तुम्हारे बाबा सब फाइनल कर चुके हैं, विष्णु से डपटा। और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, तो तुम भी आगे बढ़ो। तुम्हें कब उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात डाल रही हूँ? अरमिश गुस्से से बोली। अरमिश आओ फिर अपने बाप को इनकार करो। विश भी आखिर आजिज़ आ गई थी। कर दूंगी मैं उन्हें भी, उसने बेखौफी से कहा, जबकि विश उसे देखती रह गई। प्रहलाद शहरी को छोड़ने घर आया तो उसने अरमिश को लॉन में बैठे देखा। हे डॉल, यहाँ क्यों बैठी हो? उसने अरमिश से पूछा, जबकि वो बस उसे देखती रह गई। बैठने की ऑफ़र नहीं करोगी? उसने डिम्बल की नुमाइश करते हुए पूछा तो अरमिश जो झूले पर बैठी थी साइड पर होगी, और बलाज उसके साथ बैठ गया। कुछ देर तोक़ुफ़ के बाद उसने अरमिश की तरफ देखा, जिसका हुलिया चीख चीख कर उसकी नापसंदीदगी की गवाही दे रहा था। उसे पसंद नहीं करती ना? बलाज ने सामने चांद को तकते हुए कहा। नहीं, अरमिश आंसू ज़बत करती फ़ौरन बोली। उसका दिल फट रहा था इस वक्त। क्यों? बलाज ने सवाल किया। वजह नहीं बता सकती, अरमिश ने सर झुका लिया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने बताया। अरमिश कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें बताती हैं कि वो तुमसे मोहब्बत करते करते इश्क की मंजिलों पर पहुंच चुका है। बलाज ने उसे समझाना चाहा तो अरमिश का दिल किया उससे पूछे, मेरी आंखें कुछ नहीं कहती, मगर हिम्मत ना बन सकी। किसी और को पसंद करती हो? बलाज ने एक और सवाल दागा। अरमिश ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा, जो उसी की आंखों में देख रहा था, और एक लम्हे में बलाज की आंखें हैरत से फैली थीं। उसकी आंखों में अपना अक्स देखकर वो नजरें चुरा गया। अगर ये राज था तो राज ही रहता तो बेहतर था। अरमिश ने भी निकाब फेर ली। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए, बलाज ने कहा, मगर इस पर बार अंदाज सख्त था।
आपकी ख्वाहिश है? वो बोली। सर अब भी झुका था जबकि बलाज खड़ा हो गया। सबकी ख्वाहिश है, बलाज ने कहा। अरमिश ने सर उठाया, उसकी जानब देखे जो पीठ मोड़े खड़ा था। ठीक है, उसने मध्यम आवाज़ में कहा तो बलाज बगैर मुड़े आगे बढ़ गया, जबकि अरमिश फूट फूट कर रोती थी। ये आखिरी बात था शायद उसके लिए, उसका रोना। स्टेज पर दुल्हा बना वो इस कदर खुश था कि कोई सोच नहीं सकता था। उसे अपने कदम ज़मीन पर टिकते महसूस नहीं हो रहे थे, जिसे उसने पसंद किया, चाहा, मोहब्बत की, इश्क किया। आज वो उसकी थी, उसके निकाह में थी। आर्यान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं फ़ाइक और बारी ने माज और आर्यान का फुल रिकॉर्ड लगाया हुआ था, जबकि नैना शहरी भी पेश थी। खिलाफ तवक्को बलाज संजीदा सा फिर रहा था। जल्दी सारी रसूमात से फारिग होकर दोनों दुल्हनों को उनके कमरे में पहुंचा दिया गया, जबकि बलाज सर दर्द का कहकर अपने रूम में चला गया था। कुछ देर बाद नैना रूम में आई तो वो वैसे ही बेड पर ऊँड़ा लेटा था। तबीयत ज़्यादा ख़राब है? नैना ने उसके पाँव से जूते उतारे और उसके पास आकर बैठी। तुम्हारा मरीज़ हूँ, बस तुम्हारी ज़रूरत थी। बलाज ने उसको देखा जो अब और भी प्यारी हो गई थी। अच्छा जी, वो शर्मा सी गई। जी वैसे नैना हमारे बेबी गर्ल होनी चाहिए, राइट? बलाज ने कहा तो नैना ने उसकी जानब देखा। हम चेक करवाते हैं ना, नैना ने कहा। ओ नो यार, सरप्राइज़ होगा, बलाज ने उसको साथ अपने लेटाते हुए कहा था। शहरी की बेबी गर्ल है, नैना ने उसे इतला दी। वाह, बलाज उसके बालों में हाथ फेरते बोला। फिर हमारे बेबी बॉय हो ना, नैना ने कुछ सोचते हुए कहा। क्यों, तुम मेरी बहन की डॉल की सास बनना चाहती हो? उसे मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो नैना खिलखिला दी थी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बोली तो बलाज ने इस बात में सिर हिलाया। यार कुछ करो, सर दर्द जाए, वो मुंह बनाकर बोला। मैं कॉफ़ी लाती हूँ, उसने कहा तो बलाज ने नैना का हाथ पकड़ लिया जो उठने लगी थी। आई वॉन्ट ओनली यू, क्योंकि मेरे हर दर्द की दवा तुम हो, उससे संजीदगी से कहा। नैना को अपनी जानब खींच कर वो उसके चेहरे पर झुक गया, जबकि नैना ने सुकून से आंखें मूंद ली। अरमिश, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल किया। आर्यान ने उसके रूसी हुलिया को चाहत से देखा। अरमिश ने भी निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अब किसी और के निकाह में थी, तभी वो उसके बारे में सोचकर खुद को गुनहगार नहीं करना चाहती थी। हाँ, उसके दिल में आज भी आर्यान के लिए कोई जज्बा नहीं था, मगर मुमकिन था उसका दिल अब आर्यान की मोहब्बत से, उसकी मोहब्बत को महसूस करके फिर जाए। शायद बाज़ लोग हमारे लिए बने ही नहीं होते, या हम मांगते नहीं उन्हें, इसीलिए वो हमसे दूर चले जाते हैं। अगर उसने कभी उसको मांगने के लिए दुआ में हाथ उठाए होते तो शायद नहीं, यकीनन वो उसे मिलता, मगर उसने मांगा नहीं, बस चाहा, बेपनाह, बेहिसाब। मगर उसे सब्र का फल एक अच्छे हम सफ़र की सूरत मिला था। इस बात का अंदाज़ा उसे आज नहीं, मगर आने वाले कल में ज़रूर होना था। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नावल पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी एंडिंग नावल की, कौन सा करैक्टर कंप्लीट नावल में आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा। आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। वैसे ओवरऑल स्टोरी बहुत मज़े की थी, हर करैक्टर के साथ मतलब प्रॉपर टाइम दिया गया था, लेकिन मेरे मुताबिक सॉरी, आर्यान और अरमिश को थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए था। इनकी स्टोरी थोड़ी सी लिखनी चाहिए थी राइटर को। बाकी ओवरऑल स्टोरी बहुत मज़े की थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें जी। तो नावल का नेम था तू समंदर में साहिलों की हवा, बाय तानिया ताहिर, सीज़न 2 ऑफ वो साहिलों की हवा सी लड़की। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस देना है, ज़रूर बताना है कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चलिए कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमदान शेख कह रहे हैं, दुरेद और बलाज तो मेरी जान है, इन दोनों के लिए नावल रीड करते हैं प्लीज़। बहुत ज़बरदस्त नावल है, दुरेद को ठीक कर दें प्लीज़। लव यू आपी जान। थैंक यू वेरी मच डियर, आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई। और बिल्कुल दुरेद साहब ठीक हो गए हैं। बताइएगा कि लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आपकी राय का, आप सबके मज़े के रिस्पांस का मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू वेरी मच हमदान शेख। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? नावल बहुत अच्छा था, आज की स्टोरी से तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बलाज की वजह से बहुत ही दुखी नावल हो गया है। मैं तो बहुत एहसास दिल की हूँ, मेरी तो आंखों में इस तरह की स्टोरी सुनकर आंसू आ जाते हैं। सीन ही ऐसे थे, और वो बलाज की और दुरेद की जो बॉन्डिंग थी, फिर आज की जो लास्ट एपिसोड जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, जहाँ पे वो अपने बाप को झंझोड़ आया कि डैड उठें, आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, वो सीन्स भी बहुत कमाल के हैं। यकीनन आपको पसंद आएंगे, आप सुने
और मुझे ज़रूर बताइएगा कि फिर आपको कैसा लगा। ठीक है, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। जाशीन कह रही हैं ऑसम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू वेरी मच जाशीन। नाहिद नाहिद नाहिदा ख़ान कह रही है ये नावल मैंने काफ़ी सालों पहले पढ़ा था, जिसमें उसका रेप करता है फिर उससे शादी हो जाती है। अजीब था वैसे, वो सब सच पता चलने के बाद भी इतना रिएक्ट नहीं करती है। हालांकि मोहब्बत को ज़माने भर में बदनाम करना सही नहीं है। अगर किडनैप करके निकाह किया जाता तो अलग बात थी। बिल्कुल यार, अगर उसका मकसद ठीक था तो ज़रूरी नहीं था कि वो इतने झमेलों में पड़ के करता। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि उसने खुदगर्जी दिखाई, खुद को छुपा लिया और लड़की को आगे कर दिया, वो बेचारी बदनाम हो गई। तो ये मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं इसे कह सकते। बाकी थैंक यू वेरी मच। जन्नत फ़ातिमा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? एंड थैंक यू वेरी मच डियर। फ़रा तारिक ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच फ़रा तारिक। वासिया ख़ान कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच वासिया ख़ान। हुमा नासिर ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच हुमा। ज़ैनब सगीर कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। जुनैरा कह रही हैं प्लीज़ रीड कैफ़े दिल माहिशा, प्लीज़ प्लीज़। वैसे ये जो माहिशा और कुछ और राइटर्स हैं वो कुछ एक चैनल है डिजिटल लाइब्रेरी कुछ इस तरह का, वो उनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है उन्होंने, और उनकी तरफ से परमिशन नहीं मिलती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, अगर मिल गई तो इंशाल्लाह ज़रूर रीड करेंगे। आमना ख़ान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ये नावल बहुत अच्छा है, शुक्रिया। क्या आप माई गर्ल नावल पढ़ेंगे क्या? आप मुझे राइटर का नेम बताएं, राइटर कौन है, तो इंशाल्लाह इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्यों नहीं। बाकी थैंक यू वेरी मच। अमान ख़ान है, सॉरी। ZNTS कह रहे हैं इतना भरोसा तो है ही हमें राइटर पर कि वो एक दूसरे से इश्क करने वाले बाप बेटे को जुदा नहीं करेंगे। बिल्कुल यार, क्यों करेंगे, होना भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ सीज़न 2 की जान ही बलाज और दुरेद थे। तो ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। हिबा असलान कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हिबा। दैन शासिया कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम सिस, बहुत ज़बरदस्त। बैलाज ने अच्छा किया कि दुरेद के मारने पर फ़ौरन मान गया, और पहले इतना ओवर रिएक्ट किया, मनाने पर फ़ौरन मान गया और फिर इतना ओवर रिएक्ट किया। मुझे इधर आकर कोई बोले कि ये तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं, मैं पहले उसे 2 रख के लगाऊंगी, उसके बाद मैं अपने माँ बाप से और ज़्यादा करीब हो जाऊंगी। यार, पैदा करने से पालने वाले ज़्यादा बड़ा होता है। पर चलें, फिर वही बात की स्टोरी है, आगे भी तो बढ़नी है। मेन चीज़ यार थोड़ा सा हो जाता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, बिकॉज़ मैंने ये चीज़ अपनी रियल लाइफ में देखी हुई है कि बेशक नो डाउट के पालने वाले माँ बाप हैं, अब एक चीज़ नहीं पता तो वो इंसान उसे माँ बाप समझ के अपनी सारी तवज्जो, सारा प्यार उनसे चाहता है, अपनी तवज्जो उन्हें देता है, उनकी केयर करता है। माँ बाप वाला ही प्यार होता है। लेकिन फिर वो एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिल में खलश आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उनकी और औलाद भी है, तो थोड़ी सी गैप आ जाता है दरमियान में ना। फिर वो दिमाग खुद से कहानियाँ बुनने लग जाता है कि हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो, तो थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन बालाज ने वक्ती तौर पर उसका मुझे सही लगा होना, लेकिन मान गया, ये अच्छी बात थी। और शहरी अब ओवर हो रही है। शहरी की प्रेगनेंसी का पता चलने से पहले वो पागल फाइक आ तो गया था, फिर अब क्या बेवकूफ़ी कर रही है शहरी। और आर्यन सीरियस होकर आया है गुड, और शाह की फ़ाइक को राह रास्त पर लाने की कोशिश ज़बरदस्त, वो तो ज़बरदस्त थी। लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी मिसिंग लगी कि शाह और फ़ाइक का सीन होना चाहिए था, बिकॉज़ उनका सीन बिल्कुल ही मिस कर दिया हुआ है राइटर ने ना, बिल्कुल उनका सीन नहीं लिखा। हालांकि उनकी भी थोड़ी बॉन्डिंग दिखानी चाहिए थी। देन अब ज़बरदस्त तरीके से शाह ने समझाया और दुरेद को कुछ ना हो बस, और बालाज ने अपने आप को नैना के सामने पिटवा कर पता नहीं अच्छा किया या बुरा। उसका अमल समझ तो आया पर अक्लमंदी नहीं लगा। कल के एपिसोड का इंतज़ार रहेगा और ज़बरदस्त स्टोरी। ये चीज़ मैं आपको जस्टिफाई करती हूँ कि ये क्या चीज़ थी। एक ऐसा शख्स जैसे अपने बाप से मोहब्बत तो माँ बाप से किसको नहीं होती, जैसे अपने बाप से इश्क है, जो अपने बाप को अपनी पूरी दुनिया समझ रहा है, और एक वो लड़की है जिसे उससे मोहब्बत है, जिसके साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। दोनों लोग उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। तो उन उन्हीं में से एक ने उसके बाप को तकलीफ़ पहुंचाई, वो भी वो बाप जिससे वो इश्क करता है, वो भी उस लड़की ने जिसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो वो उसकी तकलीफ़ की उसकी पता नहीं कौन सी स्टेज होगी कि उसने ज़हनी अजियत में आके ख़ुद को ही नुकसान पहुंचा लिया कि सिर्फ वो लड़की, उस लड़की को अपने घर में लाने का ज़रिया मैं बना, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी।
वो लड़की मेरे बाप को मारने की वजह है, उस लड़की की वजह से आज मेरा बाप मौत की जंग लड़ रहा है। तो ये मैं कहती हूँ, पता नहीं उसकी बेबसी की, उसकी अजियत की कौन सी स्टेज होगी कि उसने बगैर नैना को कुछ कहे खुद को अजियत दी है। तो बहुत डिफ़िकल्ट था। और मुझे इसमें जस्टिफिकेशन वाली बात नहीं है कि उसने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन वो एक सीन का जो कहते हैं ना कि सीन की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो स्क्रीन की डिटेल थी उस सीन की, वो ये थी कि उसने अजियत में आके ख़ुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। बाकी थैंक यू वेरी मच शाज़िया, हमेशा की तरह आपका जो कमेंट था बहुत मज़े का था। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। और आपने जो नावल की डिमांड की थी उसका मैं आपसे पूछ रही थी कि वो किस तरह का है नावल, ज़्यादा बोल्ड तो नहीं है और स्टोरी अच्छी है ना, जिस तरह की हमारी वो है चॉइसेस हैं। आपको पता चल चुका है कि मेरी चॉइस कैसी है, आपकी कैसी है, फिर हमारी लिसनर्स की सबकी कैसी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइएगा, वरना तो फिर मैं उसे कंप्लीट रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूँगी। और अगर तो हमारी डिमांड के मुताबिक हुआ तो फिर मैं उसे सिंगल सिंगल एपिसोड में करूँगी। तो आप मुझे बताइएगा, उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा अपना टाइम सेट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है जी। देन सहर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, दिल लग गया है इस नावल से। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं सहर, एंड थैंक यू। अब एंड ना करें नावल का, आपकी वॉइस में हर स्टोरी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच डियर। लेकिन जो चीज़ शुरू हुई है उसका अख्ताम तो होना ही है ना। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आगे और भी मज़े के नावल्स लाऊंगी जिससे आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर बहुत पसंद करोगे। तो डोंट बी सैड, इंशाल्लाह आपके लिए और मज़े मज़े के नावल्स लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच सहर। देन अशर गुलफराज कह रहे हैं नेक्स्ट आप एपी प्लीज़, नेक्स्ट आपी एपी, ओके। 7 बजे अपलोड होगी रात। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अशर। अर्सा बतूल कह रही हैं ये कितनी औसम स्टोरी है, मुझे तो आज रोना आ गया। थैंक यू वेरी मच, आप रो मत, इंशाल्लाह अच्छा ही एंडिंग होगी। आप लोग आज सुने आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि एंडिंग आप लोगों की डिमांड के मुताबिक हुई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। सैरिश नूरीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा नावल है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सैरिश। मिनबुन कह रहे हैं और अब फ़ाइकल कोहल का इन्फ्लुएंस में दिखाया है, इसको भी मारो बदतमीज़। ये बच्चे के पीछे इतनी पोलाइट होने की एक्टिंग कर रहा है बच्चों के पीछे तो बड़े बड़े सुधर जाते हैं। अब अपनी औलाद हुई है तो अकल आ ही जानी थी उसे। देन आज मैंने बड़ी मुश्किल से नावल सुना है क्योंकि थर्सडे को मेरी प्रेजेंटेशन है और समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनाऊं। लेकिन आपकी नावल बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ड्रामेटिक हैं। अब स्टोरी है तो ड्रामेटिक तो होगी, इतना तो होता है, चलता है। बाकी कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन होती रहती है, आप परेशान मत हो, बिल्कुल ईजी होके रिलैक्स होके बनाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ना बगैर तैयारी किए हुए भी प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं। इसी हो के चिल हो के मैं जाके खड़ी हो जाती थी, मेरे जहन में बस जो जो मुझे होता था ना, पढ़ लिया, देख लिया, जो जो आता गया मैं बताती गई। इतनी मैं चिल हो के मैं पढ़ी हूँ। लिटरली मैं कहती हूँ पढ़ाई को जितना सर पे सवार करो ना, उतना ज़्यादा हम परेशान होते हैं। मैंने कॉलेज लाइफ में बहुत पढ़ाई को अपने सर पे सवार किया, बहुत ज़्यादा सवार किया। मैं सारी सारी रात बैठ के पढ़ती होती थी, इतनी मैं पागल थी अपनी पढ़ाई के पीछे। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने उतना ही इन्जॉय किया, असाइनमेंट्स तक मैं जाके यूनी बनाती होती थी, लेकिन मैंने वो लाइफ अपनी बहुत इन्जॉय की। और लिटरली मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी के मेरे 4 साल मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती जो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के थे। तो आप इन्जॉय करें, बिल्कुल परेशान मत हो, बन जाएगी प्रेजेंटेशन, बिजी हो के तैयारी करें। अब तो एआई का दौर है, सब कुछ और आसानी हो गई है। हमारी बार में तो 2021 में ही चैट जीपीटी आई थिंक सो आया था, और 2021 का हमारा पहला बैच था। और तब इतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं थी। 2022 में आके हम फुल इन हो गए थे, हमारे लिए भी आसानी हो गई थी। लेकिन जो पहला साल था वो हमने बड़ी मुश्किल से गुजारा है, बिकॉज़ हर चीज़ खुद करनी पड़ती थी। अब तो एआई ने आसानी कर दिया, तो आप परेशान मत हो, ठीक है ना। कुकिंग विद नाज कह रहे हैं ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग एपिसोड, हर पार्ट रीड करने का मज़ा आया, एंड सीज़न 2 बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच कुकिंग विद नाज, आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। समिया पैटल कह रही है नैना ने बहुत बुरा किया। नो डाउट नैना ने बहुत बुरा किया, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है तरबियत पर, कि जो माँ बाप सिखाएंगे बच्चा तो वही सीखेगा। उसकी माँ ने जो जो कुछ उसे बताया, जिस राह पे लगाया, अपनी माँ की कही बातों पे अमल करती गई, समझती गई, उसे सच जानती गई। और फिर बाप भी ऐसा सुतीला था जिस बात का उसे पता ही नहीं था, और जो उसे मारता था, पीटता था, तो जिसमें बाप वाली कोई बात ही नहीं थी। और वो तो बाप था भी नहीं, उसकी तो पूरी ज़िंदगी एक झूठ पे मबनी थी। तो एक तरह से देखा जाए, उसने अपनी ख्वाहिशों का, अपनी आरज़ुओं का, अपनी हसरतों का बदला लिया था कि मेरा बचपन ख़राब हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर वो एक फितरी सा अमल था जो उसमें, जिसका जो जज्बात, जो उसका फिर बदले का परवान चढ़ा। तो नो डाउट गलत किया, लेकिन एट द एंड अकल आ गई। दैन शहनाज अफीफ़ कह रहे हैं ज़बरदस्त हैप्पी, थैंक यू वेरी मच शहनाज। सविता कह रही हैं
आज का पार्ट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप एंडिंग भी बहुत प्यारी होगी स्टोरी की। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आपकी उम्मीद के मुताबिक हुई होगी। आप सुने और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको एंडिंग। देन समिया कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त एपिसोड एंड थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? एंड थैंक यू समिया। देन बुशरा आज़म कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त यारा, ज़बरदस्त एपिसोड सिस्टर। थैंक यू बुशरा। प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, प्लीज़ दिखाएं। देखें, जब नावल हमारी इतनी रिक्वेस्ट पर आया है तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो सिस्टर का नाराज़ होना बनता है। तो आप सब लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स दें, कमेंट करें। और एक बार फिर आपका शुक्रिया दिल से। थैंक यू वेरी मच डियर, आपका प्यार है, आप लोग इतना मेरा ख्याल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए तो ये चैनल बनाया है। आप लोग जैसी जैसी डिमांड करेंगे वैसे वैसे नावल्स आपको मिलते रहेंगे। बस मेरी छोटी सी डिमांड है कि बस आप लोग एक्टिव रहा करें और मुझे रिस्पांस दें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग जो ऐसा नावल कहेंगे मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। तो बस आप लोग एक्टिव रहा करें, ठीक है ना। हारिस खान कह रहे हैं ज़बरदस्त, आप भी थैंक यू वेरी मच हारिस खान। देन जुनैरा कह रही हैं प्लेलिस्ट बना दें नावल की। इंशाल्लाह आज बन जाएगी जुनैरा। देन अनिका जिलानी कह रही है नावल इज़ गोइंग सो वेल, बहुत मज़े की स्टोरी जा रही है। थैंक यू वेरी मच अनिका, आपको पसंद आई, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी। देन गुलनाज कह रही है इसका फर्स्ट सीज़न का कोई नेम बता दे। फर्स्ट सीज़न का नेम है वो साहिलों की हवासी लड़की, और सेकंड उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। और जो सेकंड सीज़न है उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है हर वीडियो के लास्ट में। देन वेद कुमार पंवर कह रहे नाइस एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड प्लीज़। थैंक अल्लाह, क्या हो गया है मेरी ज़ुबान को, क्या मैं थक गई हूँ। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह रात 7 बजे अपलोड हो जाएगी। देन मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? जी नावल बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। पूरे नावल में से फ़ाइक और नैना बहुत बुरे लग रहे हैं। फ़ाइक बहुत गलत कर रहा है शहरी के साथ, बलाज के लिए भी बुरा लग रहा है। बिल्कुल फ़ाइक और नैना ने बाकी पूरे नावल में ना दिमाग ही ख़राब किया है। नो डाउट आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। मेरा भी ऐसे ही हुआ था। और लिटरली मैं आपको सही बताऊँ ना, मैंने जब जब ये नावल पढ़ा है पता नहीं, मतलब मेरे दिल से ये ख्वाहिश निकल रही थी कि वो बलाज और अरमिश का कपल होना चाहिए था, बजाय इसके नैना और बलाज का बनता। पता नहीं क्यों, बिकॉज मुझे ना वो अच्छी लग रही थी। अरमिश का करैक्टर मुझे बहुत पसंद था, लेकिन राइटर ने उसे उस तरह से टाइम नहीं दिया। बाकी इट्स सईदा कह रही हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच इट्स सईदा। जी तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की लास्ट एपिसोड पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि लास्ट एपिसोड नावल की आप लोगों को कैसी लगी, कंप्लीट नावल कैसा लगा, कौन सा करैक्टर अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, और सीज़न कौन सा ज़्यादा पसंद आया, सीज़न 2 ज़्यादा अच्छा लगा या सीज़न 1 ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी। आप सबकी राय का मैं इंतज़ार करूँगी। अब अच्छा रिस्पॉन्स देना है, बंदे दे पुत्र बन जाओ सारे, ठीक है ना। तो इसके अलावा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए आप लास्ट एपिसोड एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।